सबको मालूम है 3 सब्जेक्ट होते हैं या 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैं बोलता हूँ 5 होते हैं। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये आपको सबको मालूम है। फिर करंट अफेयर्स लोगों को मालूम है, मैं बोलता ये नहीं, 5वां है बैंकिंग अवेयरनेस। ये टॉपिक आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि मेरा लॉजिक क्या है कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे एग्जाम नहीं क्वालिफाई करना, मुझे प्री मेंस नहीं निकालना, मुझे जॉब लेना है। तो मुझे पता चला बैंकिंग अवेयरनेस एक ऐसा पार्ट है जो आप नहीं करोगे। आप जिस सेक्टर में जाना चाहते हो उसकी नॉलेज उस सेक्टर की नॉलेज नहीं है, तो आप कहीं तो फंसोगे, इंटरव्यू में फंस जाओ, कॉन्फिडेंस में फंस जाओ, क्योंकि उस पॉइंट तक जाके आपको लगता है क्या बैंकर बनने की खूबी है मेरे अंदर। एक सवाल आता है, जैसे फर्स्ट एड में मेरा कुछ नहीं निकला था प्री में, IBPS PO छोड़ के, SBI PO में मेरा 1.25 मार्क्स से प्री रह गया था। तो IBPS निकला तो मैं छोड़ चुका था, मैं बोला SBI अच्छा नहीं गया, ठीक नहीं होगा, रिजल्ट थोड़ा लेट आया, तो मैं छोड़ चुका था। तो फिर रिजल्ट आया कि प्री निकल गया IBPS का। मेरे पास 15 to 16 डेज थे, फिर तैयारी क्या है, तो करंट अफेयर्स किया नहीं है, बैंकिंग अवेयरनेस कुछ पता नहीं है। अब क्या होगा, हुआ नहीं, करंट अफेयर्स में मुझे 0 आया मेंस में। ओवरऑल मैं कटअप के आसपास घुस गया था। जीरो, लाइक एक्चुअल जीरो। मैं आज तक लाइफ में 0 नहीं पाया किसी सब्जेक्ट में, बट वहाँ क्या हुआ, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैमामाइल टीवी टॉपर्स एंड इनिशिएटिव बाय अकेडमी। आज हमारे साथ है केशव पोडार बिहार से, जिन्होंने 5 साल प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद बैंक के ऐसे बड़े बड़े एग्जाम क्लियर किए हैं, जैसे कि SBI PO, IBPS PO एंड क्लर्क ऑल्सो। आज हम जानेंगे उनसे उनकी जर्नी, उनके उतार चढ़ाव, क्या क्या रहा उनकी जर्नी में। वेलकम टू द शो केशव। सबसे पहले अब अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा, थोड़ा सा ब्रीफ। हेलो एवरीवन, मैं केशव पोद्दार हूँ। मैं बिहार मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरा एजुकेशन ऐसा है कि मैंने BCA किया है ग्रेजुएशन के तौर पे। देयरआफ्टर मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, जैसा कि आपने बताया 5 साल, और फिर मैंने बैंकिंग के प्रिपरेशंस की है। मेरी पढ़ाई बेसिकली 10th 12th CBSE से एंड देयरआफ्टर BCA, और फिर प्राइवेट में काम तो मैंने बताया ही। और बैंकिंग का ऐसा रहा कि एक्चुअली मैं प्राइवेट में जब काम कर रहा था तो मेरे कुछ कलीग्स थे, वो प्रिपेयर करते थे बैंक के लिए। मुझे बैंक की कोई खास आइडिया नहीं, वैसा मेरे फैमिली में मैं सबसे बड़ा हूँ बेसिकली एज अ मेल कैंडिडेट। तो किसी ने किया नहीं कभी, तो किसी ने कोई वैसा गाइडेंस दिया नहीं, मैं भी अपना चल रहा था। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गाइड किया कि भाई तुम ट्राई करो, बैंकिंग इज़ लाइक, उसने मुझे देखा था काम करते हुए, तो मतलब उसने बोला कि करो। तो मैंने बोला ठीक है, सिलेबस बताओ जो भी ये करते हैं। तो मैंने उसके कहने पे काइंड ऑफ थोड़ा सा लिया इसके अंदर अटेम्प्ट। तो फिर पहले अटेम्प्ट में तो एक्चुअली मेरा नहीं हुआ था, तो क्योंकि मैंने उसके गाइडेंस लिया जो भी, तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि कैसे क्या है, तो फिर मैंने इस चीज़ को क्वालिफाई किया। जैसे मैं थोड़ा और क्लियरफाई करना चाहूँगा कि एक्चुअली बैंकिंग का जर्नी मेरे लिए रहा कैसा, जैसे उस फ्रेंड के मुझे बताने से लेके और वो निकालने तक का एक बहुत बेहतरीन फेज था मेरा। सेकंड हम सारी चीज़ें डिटेल में ही जानेंगे। आपका पूरा टाइम है, प्लीज। बिल्कुल। वो 2 साल की जर्नी, मतलब 2 अटेम्प्ट की जर्नी रही मेरी, साल थोड़ा ज़्यादा है लेकिन अटेम्प्ट 2 रहे मेरे। फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे फ्रेंड से मैंने पता किया, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई चालू की कि भाई कैसे होता है, क्या होता है, टॉपिक्स बताओ। ये उसने मुझे बताया क्वांट्स, इंग्लिश, रीजनिंग होता है, इस पे करो, प्री पहले निकाल लो, फिर हम लोग सोचेंगे मेंस कैसे होता है। ये सुनने में काफी इजी लगा होगा। ये एक्चुअली वही था कि आप 4 साल जॉब कर रहे हो, आपने पढ़ाई छोड़ रखी है, आपको ग्रेजुएशन किए हुए, किताब छुए हुए एक टाइम हो चुका है, तो आपको ऐसा टॉपिक ही चाहिए जिस टॉपिक में ऐसा नहीं हो कि रॉकेट साइंस लगे। आपको ऐसा चाहिए जो आता हो। क्वांट्स प्लस माइनस बेसिक होता है, वो बेसिक 10 तक पूछते हैं तो वो आता है। उसके बाद रीजनिंग किसी को नहीं आता, इट्स अ न्यू टॉपिक फॉर एवरीवन, और वो आपके लॉजिक्स पे जाता है। स्कूल तक ऐसे रीजनिंग की प्रिपरेशन आई डोंट थिंक सो कि हर जगह होता है। कहीं मतलब रीजनिंग इज लाइक लॉजिक बेस्ड, वो कहीं होती नहीं है प्रिपरेशन आपके लिए। इंग्लिश इज लाइक इंग्लिश, वो तो सबका ही है। तो मुझे लगा कि ठीक है, इट्स अ क्लीन स्लेट, अच्छा है, कोशिश करने में कुछ नहीं जाता। तो मैंने किया, उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से तैयारी शुरू की। तो कुछ देर आगे जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं कर रहा हूँ, पर वो इम्पल्स, आप मॉक वॉक देते तो आपको आइडिया लगता है ना कि नहीं कुछ हो नहीं रहा। तो फिर मैं बोला कि कुछ तो कमी है, हो सकता है मेरे दोस्त ने जो गाइडेंस दिया उसमें हो सकता है। तो मैं फिर मूव ऑन किया कि मुझे कहीं से पता करना है। तो मैं यूट्यूब, जनरल गूगल ही करते हैं सब, तो मैंने यूट्यूब किया। तो इत्तेफाक से मुझे टॉपर्स के वीडियो मिले, और बाय गॉड इसी चैनल के मिले। मैं CTWT के ही देख रहा था उस समय, टॉपर्स के टॉपर हैं। एक्चुअली मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, एट दैट टाइम इट्स हैव बीन 2 और 3 ईयर्स ना, तो नाम मुझे याद नहीं। तो एक्चुअली मुझे टॉपर्स के वीडियो मिले, तो आप ही के चैनल के थे, तो मैं उनको देखा। मैं 2-3 टॉपर्स के देखे, किसी एक के गाइडेंस पे वो ट्रस्ट होता है ना कैसा होगा। तो मैंने 2-3 लोगों के देखे, और उन लोगों ने जो चीज़ें बोली वो मुझे हिट किया। जैसे वो सब ने बोला कि आप प्री लेके पढ़ोगे तो मेंस में अटकोगे, आप मेंस पे फोकस नहीं करोगे तो आपका जॉब नहीं निकलेगा, और पूरा साल आप प्री के पीछे लगे, मेंस नहीं निकला, रिजल्ट नहीं हुआ, तो अगले साल फिर लगना है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें मुझे वहाँ पता चली। तो फिर मैंने उन टॉपर्स से उनके स्ट्रैटेजीज समझी, उनके सारे लॉजिक समझे, उनके जो भी उन्होंने बताया कि आप टीचर्स खोजो,
सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप पहले देखो कि आपको पढ़ना किससे है, करेक्ट। क्योंकि टॉपिक और सिलेबस कुछ नहीं है। अगर मेरे से कोई बोले तो एक्चुअली सिलेबस कोई इतना वास्ट नहीं है कि आपको रिसोर्स आपका अच्छा होना चाहिए। इंजीनियरिंग और कोई ग्रेजुएशन जैसे टॉपिक नहीं है आपके हम्म। बेसिक टॉपिक्स हैं, कोई भी ऐसा वो नहीं है। लेकिन आपको ये जानना है ना कि उस टॉपिक के पीछे जो लोग बैठेंगे वो भीड़ बड़ी है, उस Correct. भीड़ को काटना है तो कोई आपको सिर्फ एक स्ट्रीम से नहीं है, बिल्कुल, हर स्ट्रीम के हर लोग stream उसके से, अंदर हर है। स्ट्रीम के अंदर है और हर तरह के लोग हैं। हम्म। हर किसी का बैकग्राउंड और हर किसी का नीड्स हाँ, अलग है। 50% से लेकर 100% तक की परसेंटेज वाले लोग उसके अंदर बैठे हैं। ऐसे लोग होंगे जो हो सकता है एग्जाम में 50-60% स्कोर कर जाए, वैसे लोग भी मिलेंगे आपको। तो वो है, तो आपको पहले इस चीज़ को समझना होगा कि आपको तो टीचर्स देखने होंगे। मैंने अनअकैडमी यूज़ किया, मतलब इस पर अच्छे टीचर्स अवेलेबल थे, मैंने इसको फॉलो किया। टीचर्स पकड़ना जरूरी है। टीचर्स के बाद जो मुझे दिखा कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सिलेबस समझना होगा। बिल्कुल जैसे सही मेरा बात। फर्स्ट अटेम्प्ट जो वेस्ट हुआ ना, वो सिर्फ इसी में हुआ कि टीचर्स Okay. थोड़े लेट मिले, मैंने किया, फिर सिलेबस नहीं समझा। सबको मालूम है 3 सब्जेक्ट होते हैं या 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैं बोलता हूँ 5 होते हैं। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये आपको सबको मालूम है। फिर करेंट अफेयर्स लोगों को मालूम है, मैं बोलता ये नहीं, 5वां है बैंकिंग अवेयरनेस। ये Oh, टॉपिक आप मिस nice. कर रहे हैं, क्योंकि मेरा लॉजिक क्या है कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे एग्जाम नहीं क्वालिफाई करना, मुझे प्री मेंस नहीं निकालना, मुझे जॉब लेना है। बिल्कुल। और मेरा टारगेट है कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ, मैं इसको स्विच करना चाह रहा हूँ, तो मुझे तो वो हिट लेना है ना, कि मुझे उतना चांस नहीं रहा, 2-3 साल प्लान था। तो मैंने पता कि आप 5 सब्जेक्ट हैं, तो मुझे पता चला बैंकिंग अवेयरनेस एक ऐसा पार्ट है जो आप नहीं करोगे। आप जिस सेक्टर में जाना चाहते हो उसकी नॉलेज वो नहीं, तो क्या सेक्टर की फायदा? नॉलेज नहीं है, बिल्कुल तो आप सही कहीं तो फंसोगे, इंटरव्यू में फंस जाओ, कॉन्फिडेंस में फंस जाओ, क्योंकि उस पॉइंट तक जाके आपको लगता है क्या बैंकर बनने की खूबी है मेरे अंदर, एक सवाल आता है। हाँ, तो फिर कुछ मैंने भी अगर किसी ने पूछ लिया तो आप बस तो वहीं पे नहीं लोगे। अब जैसे आप किसी से कोई पूछे आपसे गार्जियन आप क्या कर रहे हो बैंक की तैयारी, अब वो बैंक के कोई टर्म पूछ दिए, अब बताओ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, आप ऐसा ब्लैंक हो, ये कुछ होता होगा। सही बात है। दैट इज़ द की ना, कि आप बैंकर हो तो आपको वो लेके चलना होगा। तो फिर मैंने ये किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे इसका असर दिखा। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा कुछ नहीं निकला था, प्री में IBPS PO छोड़ के SBI PO में मेरा 1.25 मार्क्स से प्री रह गया था, क्योंकि उस समय कट ऑफ 63 चला गया था, काइंड ऑफ बहुत हाई था। ओके। तो IBPS निकला तो मैं छोड़ चुका था, मैं बोला SBI अच्छा नहीं गया, ठीक नहीं होगा, रिजल्ट थोड़ा लेट आया, तो मैं छोड़ चुका था। तो फिर रिजल्ट आया कि प्री निकल गया IBPS का। मेरे पास 15 to 16 डेज थे, फिर तैयारी क्या है, तो करेंट अफेयर्स किया नहीं है, बैंकिंग अवेयरनेस कुछ पता नहीं है, अब क्या होगा। तो 15 दिन मैंने फुल सब कुछ छोड़ के उसमें शिद्दत से टाइम दिया, हुआ नहीं। करेंट अफेयर्स में मुझे 0 आया मेंस में। ओवरऑल मैं इस कट ऑफ के आसपास घुस गया था। जीरो, लाइक एक्चुअल जीरो। एक्चुअल मैं आज तक लाइफ में 0 नहीं पाया किसी सब्जेक्ट में, बट वहाँ क्या हुआ कि आपका जो मेंस का कटअप होता है ना, उसके बहुत क्लोज आ गया था मैं। करेंट अफेयर्स में 0 हुआ, सेक्शनल नहीं निकला, तो डिस्क्रिप्टिव चेक नहीं हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ हो गई। और फिर मैंने तो आपको बताया है कि मेरा जॉब पार्ट टाइम चल ही रहा था, तो बहुत सारा बैलेंस क्रिएट करना पड़ रहा था। हाँ, स्टफ के हाँ बीच में, मतलब आपको ऑफिस भी जाना है, फिर प्रिपरेशन भी करनी है। आपको दिन के 4 से 5 घंटे एक तरफ देना है जो आपकी पढ़ाई से अलग है, और फिर आपको दूसरी तरफ देना है, ये करना है। तो फिर मैंने उस समय अच्छा, 4 से 5 घंटे मतलब आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे कुछ? ओके। जैसे मैं फुल टाइम जिस कंपनी में था, उस कंपनी में काफ़ी समय से उनके साथ था, तो आई हैड का मतलब उनके साथ एक गुड टर्म्स थे। तो मैंने उनसे बोला कि आई नीड टाइम, आइदर आई विल लीव द कंपनी एंड गो फॉर समथिंग एल्स, और आइदर आई विल डू दिस। गुड एम्प्लॉय उन्होंने आपको रखा। दे एग्रीड कि हाँ ठीक है, आप करिए, आप करना चाहते हैं, तो वो ऐसा हुआ। तो मुझे वो बेनिफिट मिला उस जगह। तो फिर मैंने वही पहले अटेम्प्ट में जो मेरी गलतियाँ थी, जो मैंने ये मिस्टेक्स किए थे, मैंने उससे अपने आप को पहले एक नोट आउट चार्ट रेडी किया, क्या मिस्टेक, ये स्ट्रैटेजी जो बनती है ना वो बनाया। उस समय मुझे पता चला 5 सब्जेक्ट हैं, सब निकालने होंगे, किसी को छोड़ नहीं सकते। फिर मैंने ये प्लान किया कि कैसे शुरू करना है। जनवरी मेरा ख़त्म हो चुका था उस 22 का। तो फिर मैंने प्लान किया कैसे शुरू करना है। तो मैंने ऐसे किया कि जो ऐसे टॉपिक्स है ना जिसका थ्योरी बेस्ड है मुझे करना है, जैसे बैंकिंग अवेयरनेस, मेरा टारगेट था कि पहले इसको ख़त्म करेंगे, इसके नोट्स बना लेंगे, क्योंकि एक्चुअली 6 महीने की तैयारी है, पूरे के पूरे बैंक की तैयारी 6 महीने की। 6 महीने करेंट अफेयर्स ही आते हैं, और 6 महीने जितना सिलेबस भी है, अगर आप रिगरस तैयारी कर रहे हो तो इससे ज़्यादा लंबा करेंगे तो आपका खुद का मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, बहुत पढ़ना बोल के। ये तो 6 महीने की तैयारी है। तो मेरे पास तो जनवरी के बाद फरवरी के बाद थोड़ा टाइम था, मुझे मालूम था थोड़ा दूर है, तो मैंने ऐसा प्लान किया कि पहले बैंकिंग अवेयरनेस खत्म करेंगे। बैंकिंग अवेयरनेस जिस टाइम में मैं कर रहा हूँ, वो जब खत्म हो जाएगा, 1 से 2 महीने में, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, तो उसको करंट अफेयर्स से स्विच कर देंगे, और बाकी 3 सब्जेक्ट तो चलेंगे ही पैरेलल में, वो तो रहेंगे ही। तो इस तरह का मेरा एक बेसिक रेडी रहा। तो और काफ़ी समय से पढ़ाई छूटी थी, तो मेरे बेसिक्स काइंड ऑफ लो ग्राउंड में थे। ऐसा नहीं था किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हूँ बोल के। तो मैंने सब चीज़ को बेसिक से शुरू किया वहाँ पे। लाइक मैंने क्वांट्स का, रीजनिंग का जो भी मेरे को मिले, मैंने बेसिक से उठाया, लाइक फ्रॉम ग्राउंड जीरो, कि आपका बेसिक न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है, क्या स्पीड वाले मैथ है, मैंने वहाँ से उठाया। क्योंकि एक होता है ना कि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको टॉपिक में जाना है तो आपको ये कॉन्फिडेंस है। हार्ड क्वेश्चन कैसे नहीं बनता है, कॉन्फिडेंस की कमी, आपको लगता है इस टॉपिक में मेरा वीकनेस है, ये नहीं जाएगा मेरे से, तो सही बात है। तो मैं टॉपिक को पकड़ा, मैंने पहले टॉपिक के थ्योरी पोर्शन को करके पहले टॉपिक पे इसको कंप्लीट किया, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि नहीं ये करना है, उसके बाद जाना है।
तो हम जैसे सब्जेक्ट बेसिस पे आ जाते हैं तो हम प्री पे आते हैं, सबसे पहले ये काम करते हैं। आपने बहुत डिटेल में अच्छे से समझा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसी फ्लो में आप बताते रहें। प्री में मैं सबसे पहले इंग्लिश ले लेते हैं हम, चलो ठीक है। तो इंग्लिश के लिए बताइए। इंग्लिश के लिए जब मैं प्री दे रहा था ना, तो इंग्लिश ऐसा है कि बहुत टफ मेरे लिए है, ऐसा नहीं है। मैं इंग्लिश मीडियम का रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ी है मैंने, और आई हैव अ हॉबी ऑफ रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग इंग्लिश मूवीज। तो एक इंग्लिश से मेरा कनेक्ट रहा है। पर ग्रामर एक ऐसा चीज़ है जिससे कनेक्ट नहीं होता, वो आपको पढ़ना पड़ता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया तो मुझे पता चला कि ग्रामर इज समथिंग कि मैं वहाँ वीक हूँ। मैं सेंटेंस पढ़ के फ्लो तो बना ले रहा कि यहाँ कुछ मिस्टेक है, बट आई कांट पिन पॉइंट। बेसिक मिस्टेक्स मिल जाएंगे, श्योर नहीं हो पा रहे, तो वो तुक्का जा रहा है। तो फिर मुझे पता चला ग्रामर वीक है, तो मैंने ग्रामर के लिए गूगल किया। आई गॉट ऑन यूट्यूब, आई गॉट 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ऐसा बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। मैं बोला कि ये अच्छी चीज़ मिली, पढ़ते हैं। तो मैं पूरा ग्रामर का पढ़ा, थोड़े बहुत नोट्स बनाए, वो पूरा किया। तो एंड ऑफ द डे मुझे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिल गए, लॉजिक्स मिल गए जो बहुत कॉमन है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, और नहीं पता हो तो आप गलत करेंगे, श्योर शॉट है। कुछ ऐसे रूल्स हैं, मैंने वो सीखा। पूरा आप सीख नहीं सकते, पर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नाउ आई नो अ ग्रामर अ बिट, मतलब अब ग्रामर में भी मेरा थोड़ा सा कंट्रोल है। तो इंग्लिश के लिए मैं एक तो बोलूँगा ग्रामर वाले पोर्शन पे आप काम कीजिए। दूसरा, आप अपनी रीडिंग हैबिट्स को सुधारिए। आप किसी भी बोर्ड से आते हो, बिहार बोर्ड है, वो कुछ नहीं है, आपको इंग्लिश का फोबिया तब तक रहेगा जब तक आप इंग्लिश पढ़ते नहीं। सही बात। बोलना सेकेंडरी है, क्योंकि बोलना आपको अभी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं, पहले आप पढ़ना सीखिए। पढ़ने पे भी मैं पूछना चाहूँगा कि न्यूज़पेपर, नॉवेल्स, बुक्स या ऑनलाइन लैपटॉप पे लाइक कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे हो? लाइक देखिए, आप अगर इंग्लिश को करना चाहे तो मेरा तो ये लॉजिक रहता है ना कि इजी बनाइए चीज़ों को। लाइक मेरे को मूवीज़ पसंद है, इंग्लिश मूवीज़ विद सबटाइटल्स, इट्स अ वन थिंग, आप देखते ही हैं कुछ ना कुछ वो कर सकते हैं। मुझे नॉवेल्स पसंद है बिकॉज मुझे अपने फ्री टाइम में रीड करना पसंद है, तो मैं फिक्शन नॉन फिक्शन पढ़ता हूँ, वो भी एक हैबिट है मेरा। फिर मोबाइल है आज के समय में सबसे कॉमन, आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आपको न्यूज़ हेडलाइंस मिल जाएंगे, न्यूज़ वाले ऐप्स मिल जाएंगे। तो आप इंग्लिश से अपना कनेक्ट बिल्ड कीजिए। आप इंग्लिश से जितना दूर रहेंगे, इंग्लिश आपसे उतना दूर रहेगा, सीधा लॉजिक है। तो आप इंग्लिश से जितना कनेक्ट बना सकें। अगर आपका इंग्लिश बहुत वीक है, उस पर टाइम दीजिए। कुछ हिंदी मीडियम से जो बच्चे आते हैं उनके लिए मेरे साथ बहुत सारे दोस्त तैयारी कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला उस समय कि इंग्लिश अगर आपका वीक है तो आप उस पर टाइम ज़्यादा दीजिए ना। आपकी जो कमी होती है आप उस पर ज़्यादा समय देते हैं, आप उसको छोड़ते नहीं हैं। तो अगर मुझे मालूम है कि मेरा कुछ प्रॉब्लम्स है, तो मैं उस पर काम ज़्यादा करूँगा ताकि उसको ठीक करूँ, क्योंकि उसके साथ निकल जाएगा, इट्स अ वेरी बिग डील ना, वो बहुत रिस्क है। तो मैं उनको यही बोलता कि आपका इंग्लिश कमज़ोर है, आप अपने रूटीन को ऐसा बनाओ कि आप डेली बेसिस पे 1 से 2 घंटे इंग्लिश को देंगे। ये एक स्पेशल काम आपको करना पड़ेगा। और ऐसा मैंने किया उन टॉपिक्स के लिए जो मेरे वीक है। जिस टॉपिक्स पे मेरी वीकनेस रहती है, मैं उनको डेली रखता था। मैं बोला इसको डेली देना है। हाँ, जैसे आपने बोला ग्रामर रहा, तो मैंने उसको पूरा कंप्लीट किया। मैं उसके बाद फ्री में ही मैं बता रहा हूँ कि अनअकैडमी पे फ्री में मैम पढ़ाती हैं, तो बहुत सारे फ्री वाले वो आते हैं, क्लासेस आते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर चीज़ के लिए कोई आप रीजन दोगे तो फिर आप रीजन देते रहो। एक्सक्यूजेज इज समथिंग कि आप कभी भी दे सकते हैं। तो ऐसा है, तो आप इंग्लिश के लिए वो कीजिए कि इंग्लिश अगर वीक है तो उस पर टाइम दीजिए। ठीक है, अब हम रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग की आपकी क्या प्रेशन, आपने खुद की कुछ स्ट्रेटेजी लगाई, क्या रहा? क्योंकि वही हमारी जो बात हुई पहले कि रीजनिंग स्कूल के बाद आपने कभी, स्कूल से पहले हमने कभी कोई सोचा नहीं है, रीजनिंग कभी कहीं पढ़ी नहीं है, तो क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही, कैसे आपने तैयारी की? रीजनिंग ऐसा है कि बैंक की रीजनिंग इज समथिंग, मतलब वो कुछ है, उसके टॉपिक्स है बहुत सारे, तो आपको पहले जानना होगा कि आपके टॉपिक्स क्या है। जैसे आप प्री की बता रहे हैं बात, मैं ये जो बता रहा हूँ आपको, ये प्री पे लगती है और मेंस 50% तो लगती है। सही बात है, क्योंकि आप उसी से आप प्री के 2 टॉपिक को जोड़ के मेंस का एक टॉपिक बनाते हैं, ये रूल है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में। तो मैं आपको वैसे ही बता रहा कि मैं थोड़ा सा बीच में मेंस ऐड कर ही दूंगा हल्का। जैसे प्री में ऐसा है कि आपको पहले अपने टॉपिक्स, मेरा सबसे बड़ा फोकस है सिलेबस। आपको पता नहीं कि कितना लड़ना है, तो आप पता चला लड़ते ही रह जाओगे, गेम पहले खत्म हो गया या बाद में खत्म होना है, आप थक गए ऐसा। तो मैंने सिलेबस को पकड़ा कि रीजनिंग में मुझे कितना पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स है मेरे पास, टॉपिक वाइज मैंने पढ़ा। उसके बाद मैं फोकस किया कि पजल्स है, ये है, तो हर चीज़ को अच्छे से, जैसे टीचर्स है ना, आप खोजते हो कि कौन सा कैसे बता रहा है, तो मैंने खोजा जो अच्छे लगे, जो चीज़ें मुझे समझ आई, मैंने उस चीज़ों को पकड़ा और प्रैक्टिस की। रीजनिंग इज होल प्रैक्टिस। आप जब थ्योरी समझ भी जाओगे, प्रैक्टिस लगेगा। आप 4 दिन छोड़ दोगे, 5वें दिन आप 0 पे आ जाओगे, फिर से करना है। तो रीजनिंग इज काइंड ऑफ कि आपको पहले समझना है क्या पढ़ना है और फिर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस लाइक पजल आपको बनाने हैं। करेक्ट, पजल बनाने हैं प्री के लिए। सबसे टफ पजल ही रहते हैं रीजनिंग में बस, और ये है ही है। पजल इज समथिंग कि वो तो आपका पूरा दिमाग यूज करवाते हैं ना लोग, उसके अंदर मतलब कुछ लोग तो इतनी जल्दी कर देंगे 1 मिनट में, कुछ लोग तो 10-10-15 मिनट में ले जाते हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा है कि इंग्लिश यहाँ भी यूज आती है। बिल्कुल, आप पजल समझे नहीं तो आप पजल सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये केस है। तो
यूज है ना, हर टॉपिक का हर यूज है। जगह। आपकी आप जैसे इंग्लिश पे अपना टाइम नहीं दिया तो आपके पजल को स्ट्रॉन्ग करने में दिक्कत आएगी। मुझे बड़ा अच्छा तरीका लग रहा है आपको समझाने का, प्लीज कंटिन्यू। तो इसी के लिए तो ऐसा है कि फिर रीजनिंग पे आपको प्रैक्टिस चाहिए। आपका हम्म। प्रैक्टिस का लेवल कुछ भी हो सकता है। आप अगर जीरो पे शुरू कर रहे हैं तो आप मेंस का पजल नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम टेकिंग बहुत होगा। आप प्री से शुरू करें, आप इजी पजल से शुरू करें, लेकिन हमेशा अपने दिमाग में कॉन्सेंट्रेट रख के चलिए कि आपका प्री निकल गया तो सिलेक्शन नहीं होगा, दैट इज ओनली क्वालिफायर। आपको मेंस पे काम करना है। तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। आप 1 महीना इजी पे काम कीजिए, 1.5 महीना कीजिए, 2 महीना, जब आपको इजी बिल्ड होने लगे तो आपको टारगेट ये रखना है कि टफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चालू कर देने हैं। ओके। आप टीचर्स के साथ शुरू कीजिए, आप खुद से टफ क्वेश्चन मत कीजिए। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, चाहे जो भी आपका फ्री मॉड्यूल है, जो भी मॉड्यूल आपका है, उसके टीचर के साथ सॉल्व कीजिए। जैसे मैं क्या करता था, मैं क्वेश्चन क्लासेस शुरू करता था, तो अब रिकॉर्डिंग क्लासेस में देख पाता था, तो मैं रिकॉर्डिंग शुरू किया, टीचर ने क्वेश्चन बोर्ड पे डाला, मैंने पॉज किया, मैंने अपना पर्सनल टाइमर चलाया और वहाँ सॉल्व करना चालू किया। अब मुझे आधे घंटे भी लगे तो मैं वहाँ लगा रहा हूँ, मैं 5 मिनट में छोड़ नहीं रहा। आंसर तो पता ही लग जाएगा, वो 5 मिनट में प्ले करेंगे, वो आंसर आ आंसर जाएगा और लॉजिक आ जाएगा। तो मैं आधे घंटे तक उस क्वेश्चन में फंसा, उस पर किया, और उसके बाद जब मुझे दिखा कि अब ये नहीं हो रहा तो मैंने प्ले किया, और मैंने ये नहीं देखा सॉल्व कैसे हुआ, मैंने ये देखा कि मैं कहाँ फंसा था और टीचर ने कहाँ से पकड़ा। मैं बोल रहा था इस रास्ते जाके फंसा और टीचर ने तो इस रास्ते से शुरू ही किया। तो ये आपको समझना है, ये जस्ट कि आपको जानना है, आपको खुद को इस चीज़ों में इवेल्युएट करना है। तो हेल्प लेनी है आपको टीचर से, ये नहीं कि कॉपी नहीं करना है आपको, कॉपी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि टीचर को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, कर लिए, देख लिया, अच्छा लगा, फिर 2 बार उनका देखने के बाद खुद से कर लिया। हर क्वेश्चन में सेम स्ट्रेटेजी नहीं लगेगी, कहाँ कुछ नया पजल आया। जैसे बैंक भी कई बार खेलता है, एसबीआई जैसा बैंक तो जरूर खेलता है, वो आपको ऐसे पजल्स देंगे ना कि आपको ऐसा लगेगा इस टाइप का तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये तो कुछ नया ही आ गया। तो यूं ही नहीं टफ एग्जाम के लिए ऐसा इसी के लिए तो ये सब स्ट्रेटजीज आपको करनी पड़ेगी। और थोड़ा आपको ये लेके चलना पड़ेगा कि आपको जो आम भीड़ कर रही है, आपको अपने साइड से थोड़ा डालना होगा हर टॉपिक में। जैसे मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, आप अपने लाइफ में उसको यूज़ कीजिए और कुछ खुद का निकालिए। मेक समथिंग आउट ऑफ योर सेल्फ ओनली, कि आपका पढ़ाई कैसे जा रहा है, आपका क्या कंसेप्ट है, वो कीजिए। बिल्कुल। मैं ये भी करता था कि टफ पजल्स में बनाया, कुछ अच्छे क्वेश्चंस मुझे दिखे कि ये क्वेश्चंस तो अच्छे थे, मतलब मुझसे बने भी नहीं, और टीचर ने जब बताया तो ये तो आउट ऑफ द बॉक्स टाइप का था कि ये कुछ स्पेशल है, मैं उसका एक स्क्रीनशॉट रख देता था फॉर द हार्डर टाइम। जब मेंस आएगा, जब वो समय आएगा, जब मुझे खुद को पुश करना है, तो मुझे वो अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मैं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा, इवेल्युएट करूंगा कि क्या मेरी पकड़ बनी। तो ये एक चैलेंज करने का एक तरीका है। इस तरह नहीं, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने समझाया। मैं चाहता हूँ ऐसी तरीके से आप क्वांट भी समझा दें मुझे कि क्वांट में आपने क्या किया प्री के लिए। मैंने आपको पहले ही थोड़ा बताया, क्वांट्स में ऐसा है कि आपको पहले सिलेबस समझना होगा। जैसे बहुत लोगों का ये होता है ना कि अर्थमेटिक, डीआई, 2 तरह की चीज़ें हैं। बिल्कुल। किसी का अर्थमेटिक वीक है तो वो काम चला रहा है कि प्री निकाल लेंगे, मीन्स देखा जाएगा बोल के। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्वांट्स का देखो, आपको देख के लगा नहीं कि यार ये तो मैं कहाँ आ गया, क्योंकि स्टडीज 4-5 साल पहले जो छोड़ दी है और अभी अचानक ये मैथ्स वगैरह आ गई है। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में मैथ्स का बहुत वीक स्टूडेंट नहीं था, एवरेज था, तो मतलब क्वांट्स से, मतलब मैथ्स से मुझे डर नहीं लगता था। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगा 2 + 2 4 तो कर सकते हैं, पर 222 गुना 222 करने में तो लॉजिक लग जाएगा, इसको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। आदत तो वही है 2 × 2 × 2 करने की, वही कर रहा, लेकिन हमें टाइम कैसे निकालना है। अब फिर तो मैंने ये समझा कि नहीं, यहाँ अब आपको 20 मिनट में 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप समझ रहे, मतलब काइंड ऑफ आधा टाइम मिल रहा है आपको क्वेश्चंस के पीछे, तो आपको कुछ तो करना है। तो फिर मैंने वही किया, सिलेबस, टॉपिक्स, चीज़ें पकड़ी। सर लोग का जो भी मुझे मिला, सिलेबस जो भी मिला, उसमें मैंने देखा कि सारे टीचर्स ज़्यादातर शुरू करते हैं तो बेसिक मैथ से करते हैं, आपका स्पीड मैथ्स जैसे टॉपिक से शुरू करते हैं, कि उनको मालूम है बच्चा यहाँ फेल हो गया, तो कितना भी पढ़ा देंगे वो फेल ही होगा, तो वो करते हैं। और मैं कई बार खुद को ऐसे चैलेंज भी करता था। मेरे बहुत पहले किसी टीचर को ऐसे ही रील्स में ही बनाते सुना था कि वो बोलते थे आपको स्पीड करना है क्वांट्स में, तो कैसे करना है कि आप रैंडम उठिए, 2 डिजिट के नंबर ऐसे सर्किल में 10 2 डिजिट के नंबर से आप नोट कर लीजिए, एक सर्किल बना के 95, 23 कुछ भी, और फिर आप किसी एक पॉइंट से शुरू कीजिए और क्लॉकवाइज ऐड करना शुरू कीजिए और उसके एंड तक पहुंचिए, और जो आपका सॉल्यूशन आए माइंड में करना है, कैलकुलेट नहीं करना है आपको। ऐसे और आप उसको वहाँ नोट कर लीजिए। फिर आप किसी और पॉइंट पे शुरू कीजिए, फिर क्लॉकवाइज जाके दूसरे पॉइंट तक आइए, फिर उसको नोट कीजिए। आपका दोनों सम अगर सेम आया तो आपने सही किया, नहीं तो गलत है। तो आपने किया? मैंने किया। मैंने अपने आप को स्पीड करने के लिए थोड़ा इस चीज़ को किया है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन पे काम, मतलब मैं बोला नहीं, मुझे जहाँ से मिल जाए, जिस भी टीचर से जहाँ भी कोई लॉजिक मुझे मिल जाए कि ये अच्छी चीज़ बता रहे हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ। मुझ पे हिट हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो छोड़ देना है, उसके पीछे नहीं जाना है। तो ये मैंने किया। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं कि इस तरह आपको करना है। तो क्वांट्स में पहले ये था, स्पीड मैथ्स पे किया, फिर मैंने टॉपिक वाइज किया कि मुझे अपने सिलेबस को करना है। अर्थमेटिक
आप अर्थमेटिक में कमज़ोर हैं, प्रैक्टिस कीजिए। आई एम टेलिंग यू, मेंस नहीं होगा। आप अर्थमेटिक छोड़ देंगे, मेंस जैसी चीज़ नहीं होगी। तो आपको अर्थमेटिक में अपने सिलेबस पे काम कीजिए, हर एक टॉपिक को पढ़ लीजिए, क्योंकि बेसिक सीख जाइए। फिर टीचर्स को जो आप फॉलो करते हैं, जो भी तरीका है, तो आप जो भी तरीका फॉलो करते हैं उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप डेली बेसिस पे एक टारगेट बनाइए, 50-100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल मिक्स करेंगे, पहले टॉपिक वाइज करेंगे, फिर मिक्स करेंगे, ऐसे कीजिए। तो आप थ्योरी पार्ट कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस में आइए और प्रैक्टिस कीजिए। ग्रेट। आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपका जो कैपेबिलिटी है, कुछ लोग 5 घंटा पढ़ते हैं, कुछ लोग 10 घंटे पढ़ते हैं, निकलता दोनों लोगों का ही है। सही बात है। तो आपकी जो कैपेबिलिटी है, आप अपने लिमिट्स को पुश कीजिए। आपको ऐसा लगता है आप 4 घंटा पढ़ सकते हैं, 4.5 घंटा पढ़िए, मेरा ये। और एग्जाम्पल मेरे सामने है। तो ऐसा है, तो इस तरह क्वांट्स में आपका है कि उस पर कीजिए। डीआई के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि डीआई प्री का तो ईजी होता है, प्री तो सिंपल होता है। डीआई आप अगर प्री में बना पा रहे हैं, आपको लगता है आप मेंस को हिला देंगे, नहीं हिलेगा। रीज़न कि अर्थमेटिक के 2 टॉपिक मिलकर मेंस का एक डीआई बनता है। बिल्कुल सही। जो सबसे की चेंजेस है, जो लोग नहीं पकड़ पा रहे कि मेंस में डीआई सॉल्व क्यों नहीं हो रही, प्री की तो हो जाती है। तो अर्थमेटिक के 2 टॉपिक मिलके बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी और एवरेज मिला के बना दिया उन्होंने। आपका एवरेज वीक है, आप कैसे सॉल्व करेंगे? आपका प्रोबेबिलिटी में पकड़ कमजोर है, आप कैसे सॉल्व करेंगे? और क्वांट्स में 22 टॉपिक है फॉर एग्जांपल, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, तो आपका 18 पे पकड़ है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बाकी 4 टॉपिक के क्वेश्चंस छोड़ने हैं, इसमें फंसना नहीं है। आपके जो 35 क्वेश्चन है उसमें इस 4 टॉपिक को छोड़ना है, इसको लास्ट में रखेंगे, आखिरी में 2 मिनट बचा तो घुसेंगे, नहीं तो अपना 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें मार्क्स उठाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपने स्ट्रेटेजी बना रखी थी और इट्स लाइक दोस्तों सबको समझ भी आ गया होगा। और आप फॉलो करना, आइडिया लेना इनके स्ट्रेटेजी से और अपनी खुद की स्ट्रेटेजी जरूर बनाना। बिल्कुल। ओके, आपने प्री और मेंस की तैयारी एक साथ स्टार्ट की या पहले प्री क्लियर किया उसके बाद फिर मेंस पे फोकस किया? जैसे 2 अटेम्प्ट लगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री मोटा मोटी हो गई थी। अच्छा, ये बोलूँगा फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का नहीं बता सकता, बट मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री के कंसेप्ट सेट हो गए थे। मुझे दिख गया था क्या क्या वीकनेस है, थ्योरी पार्ट ये सब मिसिंग था, तो मैंने सेकंड में बेसिक किया। फिर मेरा टारगेट था कि मेंस रेगुलर करना है। प्री के बाद मेंस का टाइम नहीं है और मेंस की है। फॉर एग्जांपल मैं बोलना चाहूँगा जैसे एसबीआई पीओ का मैं प्री बता रहा हूँ, मुझे प्री में 83 आए, क्वालिफाइंग मार्क्स 58 थे। मेरे जो एक फ्रेंड है उनको 59 के आसपास आए, वो भी आज मेरे साथ पीओ हैं। तो ये डिफरेंस मैटर नहीं करता। नहीं, एंड एट द एंड आप साथ में जॉब कर रहे हैं। पहले जब मेरा प्री का रिजल्ट आया, स्कोर अच्छा है, तो आई वाज लाइक अरे बहुत अच्छा स्कोर है। फिर जब वो मिला तो मैं बोला कि ठीक ही है, वो भी मेरे साथ मेंस देगा, हम भी देंगे। तो ये ऐसा है। तो प्री आप कितना भी कर ले, मेंस इज द की। तो मेंस पे आपको काम करना है। यहाँ एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी जो मेरे दिमाग में जो मैं यूज़ करता था कि लाइक मेरे को इंटरव्यू से डर लगता है। ओके, टू द फैक्ट कि आई एम लाइक कि क्या पूछेंगे, कैसे बोलेंगे, इट्स ना शाई नेचर या जस्ट डर? थोड़ा सा साइनेस भी, और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो प्रोफाइल थोड़ा रहा, मे बी वो कुछ ऐसा पूछे जो कुछ भी केसेस, तो मेनली साइनेस और बहुत ज़्यादा इंटरव्यू फेस नहीं किया मैंने उस लेवल पे, इसलिए। तो फिर मेरा ये टारगेट था कि मुझे निकालना है, तो कुछ और भी ऑप्शन हो सकते हैं ना, अब इंटरव्यू के बिना ठीक है कुछ। तो मेरे दिमाग में ये क्लिक किया कि क्यों ना मेंस में इतने मार्क्स खींचे कि एवरेज भी गया ना, इंटरव्यू एवरेज भी तो मुझे रोक नहीं सकता कोई। गुड। तो आई ऑलवेज हैव अ प्लान कि मुझे मेंस में कट ऑफ से 20 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर का एक मार्जिन लेना है। नॉट टफ, ये टफ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक सिंपल प्लानिंग के साथ ये ईजी है। आप पढ़ते तो वही सारी चीज़ें, तो आप अपना मेंस का जो कटअप है ना, कटअप मत देखो, कटअप पे फोकस मत करो। आप जब तैयारी करो तो जब आप कर ही रहे हो तो थोड़ा और पुश करो खुद को। सही बात। आपको मालूम है 70 कटअप जाता है, आप 70 के लिए लड़ रहे हो तो कैसे होगा? क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे, आगे भी जाना है। तो इसके लिए मैं ये करता था। तो मैंने अपनी जो भी तैयारी बनाई, जो भी स्ट्रेटजी बनाई, उसमें ये टारगेट रखा कि थोड़ा सा पुश करना है खुद को। मैं बोला नहीं 4 घंटे पढ़ सकते, 4.5 घंटे पढ़ने हैं। करेक्ट। तो वो थोड़ा सा पुश लगाना है खुद में। तो ये मेरा एक रहा। मेरे सारे मैंने बताया एक्चुअली मेरे 7 एग्जाम्स दिए थे बैंकिंग के प्रॉपर लास्ट 22 वाले अटेम्प्ट में। मेरे 7 क्वालिफाई हुए, 7 की ज्वाइनिंग आई। फाइनली मैंने एसबीआई पीओ ज्वाइन किया। तो उस समय मेरी स्ट्रेटजी काम आई। इसके बारे में बताऊंगा कि आगे लाइक एक इंटरव्यू में मेरे को बहुत कम 100 में 43 मिले, बट स्टिल आई वाज सिलेक्टेड। क्योंकि पीछे से आपने कवर करे। आप 50 के नीचे हो इंटरव्यू, स्टिल आप सिलेक्टेड। इस वीडियो के कमेंट्स में आपको बहुत लोग पूछने वाले हैं, बहुत लोग आपको रीच आउट करने वाले हैं। तो ये मैंने को दिखा कि जैसे होता है ना, आपके पास कुछ वीकनेस है और आप उससे डरोगे तो आप हार जाओगे। आपको डर लगता रहेगा, आप उस दिन भी डरोगे। तो मुझे मालूम है मेरा वीकनेस है इंटरव्यू, हो सकता है भाई किसी का इंग्लिश हो सकता है, मेरा डिस्क्रिप्टिव भी एक तरीके का वीकनेस है, हो सकता है। तो मैंने सोचा वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाया जाए, कुछ किया जाए। अब इंटरव्यू तो बार बार हम देके ही कर सकते हैं, वो हो नहीं सकता, हम कहाँ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि जो कर सकते वो करते। 200 नंबर से ऊपर का एग्जाम और कटअप जा रहा है 70, 80,
तो दिस मीन्स कि आपको तो बहुत कम परसेंटाइल मतलब परसेंटेज बिल्कुल। बहुत कम लाना है। तो अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा, Good. और सिलेबस सिंपल है, बहुत वो नहीं है। बच्चे क्या होता है ना, घबरा जाते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, उनका वो कंसिस्टेंसी हट जाता है। एक दिन एग्जाम अच्छा मॉक अच्छा नहीं गया, या कुछ किसी ने बोल दिया कि वो अच्छा पढ़ा, वो नहीं। ठीक अपने है, सोर्सेस चूज कीजिए, अपना सिलेबस पकड़िए, गुड, लग जाइए। ठीक है। सबसे पहले अभी बताइए आपका शेड्यूल क्या रहता था? सुबह किस टाइम से लेकर रात को किस टाइम तक आप कैसे अपने आप को मैनेज करते थे? टाइम टेबल क्या बनता था आपका? एक्चुअली मेरा ऐसा था कि मेरे तो मैं बताया ना पार्ट टाइम जो ऑफिस चल रही थी मेरी, तो मॉर्निंग के आवर्स में ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा घर में ऐसे मेरी पढ़ाई होती नहीं, मैं लाइब्रेरी जाता था पढ़ने के लिए। तो मॉर्निंग के आवर्स में रखता था रिवीजन वर्क। ओके। लाइक स्टार्टिंग में कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं रिवीजन टाइप के, जैसे करंट अफेयर्स हो गया, मुझे रिवाइज करना है, मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम, रिवाइज कर लिया मैंने। उसके बाद फिर मैं ऑफिस निकल गया, फिर आफ्टरनून के आसपास मैं लौटता था, तो फिर मेरी पढ़ाई एक्चुअल शुरू होती थी 4 बजे के आसपास, शाम में 4 साढ़े 4 के पास मैं जाता था। तो मैं रिगरस 5 घंटे 6 घंटे की स्टडीज़ अपनी वहाँ देता था। फिर मैंने अपने आप को ब्रेक कर रखा था, 2-2 घंटे के स्लॉट्स बनाए थे, एक टॉपिक को अल्टरनेट करके ऐसा खींचा था। और फिर मैंने बैंकिंग अवेयरनेस रखा, फिर उसको करंट अफेयर से रिप्लेस किया। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को ब्रेक किया, जो भी मेरा टाइम स्लॉट है। मुझे मालूम था कि मैं जितने घंटे पढ़ रहा हूँ उतना घंटा अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना नहीं है। और आप अपना शुरू में रूटीन बनाते हो 6 घंटे के 7 घंटे के, आपको ही मालूम है एग्जाम आएगा तो लास्ट महीने में आप 10-12 घंटे पढ़ोगे। बिल्कुल, वो तो आपके माइंड में प्रेशर, क्योंकि आपने मेहनत की है, तो आप लास्ट में सोचते हो और मेहनत करेंगे, तो ऐसा होता है। वो पहले आपने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप 12 घंटे पढ़ो या 6 घंटे 6 पढ़ो, घंटे पढ़ो, जितने पढ़ो अच्छे से पढ़ो। अच्छे से पढ़ो, अपना वो कंसेप्ट लो, अपने आप को प्रेशर। मैंने कुछ दोस्तों को देखा है, वो ज़्यादा देर बैठते हैं मेरे से पढ़ने के लिए, पर होता क्या है 4 घंटे बाद उनका दिमाग तो बाउंस कर रहा है, पर वो लगे हुए हैं, वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि नहीं जाएगा ऊपर, नहीं जाएगा, थोड़ा रेस्ट चाहिए आपको। आप हाफ एन आवर कहीं 1 घंटा घूम के आओ, फिर बैठो, या जो भी आपका एक पॉइंट है उस पर आओ, फिर बैठो। मैं इसी पे आने वाला था। कभी कभार आपको बीच में ये लगा होगा कि कुछ डिमोटिवेटिंग फील हुआ, या एक लो फेज आ गया कि यार नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, खुद को सेल्फ मोटिवेट कैसे किया? वो बूस्ट कहाँ से मिला आपको? एक्चुअली देखिए, कहीं ना कहीं एक बूस्ट तो सबके पास है, जो एग्जाम के लिए बैठ रहा है उसकी कोई नीड है, आपकी कुछ नीड है। आपने जब इसको चुना होगा तो आपके कुछ रहे होंगे रीजंस। आपकी क्या नीड थी? अच्छा जॉब, मतलब फाइनेंशियली खुद को स्टेबल करना है, आप कर रहे हो ठीक है, और थोड़ा सा एक रेस्पेक्ट चाहिए। एक होता है ना, हर आदमी रेस्पेक्ट के लिए जॉब करना है, ठीक है, जॉब कर रहे हैं ठीक है, पर एक टाइम बाद होगा कि लोग कुछ और भी मांगते हैं चीज़ों में, लाइफ में रेस्पेक्ट भी चाहिए, और थोड़ा सा खुद को टेस्ट भी करना था। इट्स अ काइंड ऑफ चैलेंज ना, तो चैलेंज भी फेस करने के लिए, तो ये रीज़न है, सबके रहते हैं, हर किसी के पास है कि भाई करना है उनको अपना रीज़न। तो एक ये रीज़न है। दूसरा ये होता है कि लंबी समय 6 महीने 8 महीने की पढ़ाई है, बीच में फेजेस आएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ हेल्थ इशूज़ आ गए, कुछ फैमिली में इशूज़ आ गए, तो ये होते हैं। पर आपको आपका ये जो क्यों है ना, क्यों करना है, ये जोड़ के रखता है। दोस्त होते हैं आपके पास। मेरे साथ ऐसा कुछ दिन होता था कि आज मेरा मन पढ़ाई में लग ही नहीं रहा, मैं कोशिश कर रहा हो नहीं रहा, तो मैं उस दिन पूरा छुट्टी लेता था। मैं खुद को हॉलीडे ट्रीट देता था कि आज तुमको नहीं लग रहा, तुम आज कितना भी पढ़ोगे, दिन बर्बाद करोगे, तो जो तुमको पसंद है वो करो। लाइक मुझे मूवीज़ पसंद है, मैं अपना लैपटॉप पे मूवीज़ देख लिया। मुझे दोस्त लोगों के साथ टहलना पसंद है, मतलब उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, कुछ बातें की, वो किया। कभी मैं लो फेज में रहा तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे गाइड किया कि ठीक है, तो होता है वो आपकी बात सुनते हैं, तो ये सब चीज़ किया। मैंने खुद को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया, लेकिन अगले दिन मैंने छुट्टी दी है तो अगले दिन मैं भरपाई करता था, छुट्टी हो गई, अब मेहनत करना है। गुड। तो ये चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, या आपने सबसे, मतलब होता है ना लोग सोशल मीडिया से लेकर, या जैसे आपने तो बोला मूवी देख लेता था मैं, जनरली लोग एकदम कट ऑफ कर लेते हैं कि मुझे फ्रेंड से भी नहीं मिलना, इनसे भी नहीं मिलना, कि जब तक मेरा एग्जाम क्लियर हो ना हो। आपका कुछ ऐसा रहा था कि यार मुझे अकेला छोड़ दो, या फिर आप सब चीज़ें करते थे? नहीं, एक्चुअली काइंड ऑफ मैं थोड़ा अलग हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व नहीं था, मैंने खुद को अलग टाइम दिया था, पर पूरी तरह कट ऑफ नहीं था मैं। फैमिली थी वहाँ, फैमिली हमेशा ही सपोर्ट होती है, तो कभी बहुत ज़्यादा वो लगा तो घर पे बात किए, मम्मी से बात किए, बहनों से बात किए, तो वो आपको हमेशा सपोर्ट देते हैं, वो चाहे आप जिस भी फेज़ में, वो सपोर्ट मिला। मुझे कुछ अच्छे फ्रेंड्स मिले, मैंने उनका सपोर्ट लिया, उनको ही मालूम है पढ़ रहा हूँ, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, पर जब मैं उनसे बोलता कि भाई आज थोड़ा समय चाहिए, तो वो आते, वो वहाँ समय देते, तो अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स मिले उस जगह। मूवीज़ इसलिए है कि अब खुद को एंटरटेन करना है तो मूवीज़ में फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बुक पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं वो सब किया, तो ये सब किया। वो लगते हैं आपके लो फेजेस आएंगे, आप सबके साथ आते हैं, तो आपको ये लगता है, आपको अपने वो सारे रीजंस खोजने होंगे जो आपको उससे बाहर निकालते हैं। आप अपने लोज में लो चलते चले जाएंगे, लो हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। खुद को बाहर निकालने के ऑप्शंस खोजिए, लगे रहिए। आप जब तक हारेंगे नहीं, आप हारेंगे नहीं, आप कोशिश करते रहिए। ये सबसे अच्छी लाइन बोली आपने। किसी एग्जाम, मतलब किसी भी बैंक एग्जाम के लिए, या अगर लग रहा है कि यार मुझसे ये नहीं हो रहा,
तो लेट इट बी मैं किसी और में कर लूँगा, या फिर पूरा का पूरा हमें करना चाहिए 360 डिग्री? 100% का नीड है ही नहीं ना, आपको स्कोर Okay. लेना करना है 100%, आपका सिलेक्शन तो बट 40% अगर में कुछ हो ज़्यादा आ जाएगा। गया, कुछ ऐसा कुछ आ गया? देखिए 40% में सिलेक्शन हो रहा है, टॉपिक मैंने भी पूरे नहीं किए, अच्छा, मेरा क्वांट्स पूरा नहीं कंप्लीट हुआ, लास्ट के कुछ टॉपिक्स थे जो मेरे वीक थे, तो आपने उसको छुआ ही नहीं, कुछ मैंने उसकी ऐसा नहीं तैयारी छुआ, नहीं नहीं की? नहीं सर, ये एक पॉइंट है कि टच ही नहीं किया, नहीं मैंने उसके फॉर्मूलाज देख लिए कि अगर इजी आया तो कम से कम वो तो सॉल्व कर देंगे, एक नंबर क्यों गंवाना, प्री में एक नंबर, मेंस में भी कुछ हो सकता है ऐसा, तो गंवाना नहीं है, लेकिन हाँ अब नहीं हो रहा तो उसके लिए हम अपना एक 10 दिन और वेस्ट कर दें, नहीं वो नहीं करना। हमको मालूम है कि मेरा काफ़ी हद तक हो चुका है, 35 में से अगर 30 हो जाएगा, बेसिक जैसे देखे प्रोबेबिलिटी में उतना अच्छा है, एग्जाम्पल के तौर पे तो मैं उसके बेसिक फंडास देख लिया, फॉर्मूलाज देख लिया, सिंपल क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा, रीजनिंग सिंपल क्वेश्चन जो मेरे हैं, अब बहुत ज़्यादा ट्रिकी आया तो छोड़ना है, सबसे अच्छी चीज़ तो सिलेक्शन है, मेंस में तो बहुत ज़्यादा काम आता है, बिल्कुल। मेंस में जैसे मैंने आपको बोला IBPS मेरा निकला, मुझे 11 और 12 नंबर है कौन सा रीजनिंग में, स्टिल मेरा मार्जिन 20 नंबर से ज़्यादा का है मेंस में। रीजन वाज कि क्वांट्स रीजनिंग इज प्रेडिक्टेबल नहीं है, आपको काम तो करना है पर प्रेडिक्टेबल नहीं है, तो आपको अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने ये बताया कि हाँ तो ये एक्चुअली मैंने बोला नहीं, मैंने फेस किया वहाँ पे, तो मुझे ऐसा दिखा, मैं अपने दोस्तों को ये एडवाइस देता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम क्वांट्स और रीजनिंग को देना ही चाहिए, वो है, पर तुम 2 मेन टॉपिक भूलना मत, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स, गेम चेंजर ये हैं। आपने बताया आप करंट अफेयर्स की बात ही कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स आपने स्टार्टिंग से ही कर रहे थे, लाइक प्री के स्टार्टिंग से, या आपने बाद में प्री के बाद स्टार्ट किया करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स इज माय वीकनेस वंस अगेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बट स्ट्रेंथ भी शायद आपकी वही बनी बाद में? इंग्लिश ज़्यादा बनी, फिर करंट अफेयर्स भी बनी, क्योंकि मुझे स्ट्रैटेजीज अपने हिसाब से चेंज करके मिले, मैं उस पर आ रहा हूँ। तो करंट अफेयर्स मेरा बहुत वीकनेस रहा, तो मुझे मालूम था ये वीक है, और मेंस तो मेरा एक बार 0 आ चुका था, तो एक मोटिवेशन था मेरे पास कि इससे तो ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं जाना है। तो मैंने फिर वहाँ पे ऐसा किया कि बैंकिंग अवेयरनेस खत्म किया, मैंने जैसे पहले बोला फरवरी से मार्च के बीच में बैंकिंग खत्म किया, मैं अप्रैल में करंट अफेयर्स में घुसा, क्योंकि 6 महीने होते हैं, अप्रैल टू सितंबर मुझे लगा कि इसके आसपास तो हो ही जाएंगे, एग्जाम्स शुरू हो जाते हैं, तो मैंने अप्रैल से घुसा, मैंने पूरा अप्रैल के वीडियोस देखे जो आते हैं, थोड़ा बहुत हुआ, फिर मई में आया, तो मई में आया तो अप्रैल भूल गया, अप्रैल गया मेरे हाथ से, मैंने उस समय कुछ नहीं किया था, बस वीडियोस देखे थे, थोड़ा बहुत PDF पढ़ रहा था, तो 1 महीना मुझे, उसके बाद मई में मैं सोचा कि ऐसे तो नहीं होगा, बिल्कुल आपके करंट अफेयर्स नहीं हो रहे, कुछ आपको सोचना पड़ेगा, तो फिर मैं ऐसी जगह आया मोटिवेशन लेने, मैंने टॉपर्स को फॉलो किया, मैंने लोगों को फॉलो किया, मैं जिस टीचर से पढ़ता था मैंने उसको फॉलो किया, तो मुझे पता चला कि उनका कहना है रिवीजन इज द की, आपको रिवीजन करना है, तो मैंने फिर मई में रिवीजन पे फोकस किया कि सिंपल सी चीज़ें हैं, मैं बोला लेक्चर देखेंगे, सर लोग PDF देते हैं, PDF पढ़ेंगे, हो गया रिवीजन, तो मैंने लेक्चर देखा, 1 घंटे 1.5 घंटे 1.25 घंटे का लेक्चर और 100 पन्ने का PDF, अब हो गया रिवीजन, 100 पन्ने का PDF 1 दिन का, मतलब 30 दिन में 3000 पन्ने पढ़ो, पॉसिबल ही नहीं है, और याद रहेगा, और याद रहेगा नहीं, अगले महीने फिर आ जाएंगे। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था इतने न्यूज़ बनाते क्यों, कुछ दिन साइलेंट बैठो यार, कुछ मत करो, क्यों किसी को इतना तकलीफ देना, भाई पढ़ना पड़ता है उसको। उसके बाद बैंकिंग की न्यूज़ अलग बना रहे हैं आप, RBI अलग किसी पे पेनल्टी लगा रहे हैं, मैं बोला सर रुक जाइए सर प्लीज, क्यों लगा रहे हैं, ऑफिस भी चली रहे ऑफिस भी चली रहे। तो फिर मैंने वहाँ देखा कि नहीं, मुझे रिवीजन के पैटर्न को चेंज करना होगा, क्योंकि मैंने बहुत फॉलो किया, तो सबका ये कहना था रिवीजन 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 करो, कुछ लोग बोलते हैं मैं 4 बार पढ़ता, मैं रिवाइज करता, ये तो फिर मैंने क्या किया, मैं बोला कि मुझे नोट्स लगेंगे, तो जैसे अप्रैल गया, मई में आया, अप्रैल उड़ गया, तो फिर मैंने मई में देखा, मैंने टीचर्स को फिर से सुनना शुरू किया, क्या मिस्टेक्स क्या है, कैसे करना है, सबका रिवीजन रिवीजन था, मैं बोला कि PDF तो लेंदी हो रहे, ये होगा नहीं रिवीजन, तो फिर बेसिक पे आ गया मैं, लिखो नोट्स बनाओ, सबसे बेसिक तरीका है लिखो खुद से। तो मैंने सोचा कि प्रॉब्लम क्या है, 100 पन्ने की PDF प्रॉब्लम है, मैं उसको जितना शॉर्ट कर दूंगा उतना ईजी होगा, तो मैंने एक कॉपी खरीदी, मैंने नोट्स बनाना शुरू किया, टीचर्स ने जब लेक्चर चलता है मैं उसी बीच में पॉइंट्स लिखता हूँ बस, उन्होंने तो पूरा एक पन्ना दिया है, मुझे तो खाली मेन पॉइंट लिखने हैं कि ऐसा हुआ, उसके ऊपर जैसे किसी कंट्री का कोई न्यूज़ है, उस कंट्री के ऊपर मैंने डाल दिया उसका कैपिटल, उसका करेंसी, उसका डेट जो कुछ है, और उसके बेसिक न्यूज़ बहुत मिनिमम लेंथ में लिखा। तो मैं जब 2-3 दिन लिखा तो मुझे पता चला कि जनरली आपके 1-2 करके 4 पेजेस भरते हैं, एक दिन का न्यूज़ हो जाता। तो मेरा तो कॉन्फिडेंस ही बढ़ गया, मैं बोला इतना ईजी है, मैं 1 महीने से करके आ रहा था। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं उसको लिखा, तो 10 दिन में लिखा, फिर मुझे देखा कि रिवीजन तो चल नहीं रहा, तो फिर मेरे को दिमाग में आया कि इसको भी जोड़ते हैं पढ़ाई के साथ, 1 घंटे दे ही रहा हूँ, 2 घंटे करता हूँ, तो जब मैं नया टॉपिक मतलब नए दिन का न्यूज़ शुरू करता था, उससे पहले मैं उस कॉपी को उठाता था, कहीं से भी खोल के एक एंड से दूसरे एंड तक पढ़ जाता था, जस्ट रीड, नथिंग टू रिमेंबर कि मुझे पूरा याद करना, ऐसा नहीं, बस रीड करता था। तो और मेरा ये स्ट्रेटजी रोज था, तो हर 10 दिन में पिछला 10-15 दिन रिवीजन हो रहा है, तो दिस वाज कंटिन्यू, तो मैं पूरे महीने का नोट्स बनाता था, उस कॉपी को महीने भर पढ़ता भी रहता था। तो ये मेरा एक था कि रिवीजन
पढ़ाई सब उस आवर में मैंने जोड़ लिया था। फिर मॉर्निंग आवर्स जो होते हैं मेरे, उसमें मैं कुछ और नहीं करता था क्योंकि अपना अपना टाइम शेड्यूल है, तो मैं उसमें रिवीजन देता था। अब मेरे पास नोट्स मेरे हाथ में थे, मुझे ना स्क्रीन देखना है ना कुछ करना है, कॉपी उठानी है, घूमना है, रूम में टहलते टहलते पढ़ना है, बेस्ट पार्ट। तो मुझे थोड़ा सा करंट अफेयर्स उससे ईजी हुआ, मेहनत बढ़ गया, 1 घंटे का वीडियो 2 घंटे का हो गया, क्योंकि सुन रहा हूँ, लिख रहा हूँ, सब चल रहे हैं, तो वो बनाना पड़ रहा है। कुछ लोगों को ये सही लगा भी नहीं, सब अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं, और मेरी स्ट्रेटजी परफेक्ट ऐसा नहीं मुझ पे लागू होती है। हाँ, और ये कुछ ऐसा था, बेस्ट लगना चाहिए कि मेरे लिए क्या बेनिफिट है, और ये कुछ ऐसा था जो किसी ने मुझे बताया नहीं, मुझे खुद अच्छा लगा। इट वाज समथिंग दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ। तो ये मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता था, खुद का कुछ है तो करते हैं। तो मुझे करंट अफेयर्स उससे ईजी हुआ। और मैं बहुत ज़्यादा सोर्सेज फॉलो करने के नहीं करता, एक सोर्सेज से कंप्लीट नहीं होगा आपका। और फिर वही बात है कि पहले एक सोर्सेज आप अच्छे से कर पाओ, तभी दूसरे पे जंप करना। आप एक पे ही वीकनेस दिखाते रहोगे, 2 जगह घूमोगे, टाइम लगाओगे, वो आपके ऊपर है। मेरे पास टाइम था भी नहीं, टू द फैक्ट लिमिटेड आवर्स थे, तो लिमिटेड स्ट्रेटजी बनाई मैंने। तो करंट अफेयर्स का मैंने नोट्स बनाया, और 6 महीने का प्लान किया था, 1-2 महीने तो इसमें चले गए थे, तो बहुत रिगरसली 4 महीने के नोट्स अच्छे से बने थे। फिर सितंबर के बाद प्री आ गया, मैंने तो इतने सारे एग्जाम्स दिए थे, हर हफ्ते प्री चल रहा है। और जब प्री चल रहा है तो आप पढ़ोगे कैसे, करंट अफेयर डेली पढ़ना होता है, वो बैकलॉग्स बन रहे हैं। तो मैं प्री देता गया, फिर टाइम निकालता गया, तो मोटा मोटी मैनेज बहुत अच्छा स्ट्रेंथ 4 महीने पे था मेरा। और बहुत अच्छा भी क्या था, याद थोड़ी ना रहता है, प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन हाँ क्वेश्चन देख के काम हो रहा था। तो मेरा स्कोर समझिए तो 15 to 20 के बीच आता था करंट अफेयर्स में। दिस वाज द की पॉइंट कि यहाँ से बीच के इस बीच में डालते थे। वही सारा आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है और प्रैक्टिस के ऊपर है। जब तक जितना प्रैक्टिस करोगे आप रीजन वही वाली रीजन दोगे तो दोगे, कुछ नहीं होगा। और एक सब्जेक्ट में स्कोर फुल करना भी नहीं है आपको, बिल्कुल आपको बैलेंस क्रिएट करना है। आपको मालूम है ये वीक है तो थोड़ा मेहनत करो, इधर से भी बैलेंस स्कोर लाओ, उधर से भी स्कोर लाओ, जोड़ के पहुंचा दो पॉइंट पे, तो वैसा है। ठीक है, अब मेंस पे आते हैं। मेंस के अंदर हम बात करते हैं इंग्लिश की। आपने पहले तो बताया प्री के लिए, अब एक मेंस में कितना टफ लगा आपको इंग्लिश का, या क्या स्ट्रेटेजी बनाई कि हाँ मैं कैसे क्या करूँ? जैसे मेरा करते करते इंग्लिश काम स्पीड, मतलब मेरे अंडरस्टैंडिंग में आ गया था। मुझे 120 रूल्स याद नहीं थे, टू द फैक्ट काम की चीज़ें याद थी, और मिस्टेक्स करके मैं सीखता था। मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगा जो मुझे याद आया, कि जब आप मॉक्स देते हो ना, तो ज़रूरत से ज़्यादा मॉक्स देना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर मॉक्स को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। आपको आपकी गलतियाँ पता होनी चाहिए। आपने जिस क्वेश्चन को छोड़ा वो कैसे छूटा आपसे, वो पता होना चाहिए। आपने जो अटेम्प्ट किया उसमें क्या टाइम आपको लगा, वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं जब भी कोई मॉक देता था तो मैं एनालाइज करता था, और बेसिकली सेम डे करता था। सुबह का शाम देते थे, 2 मॉक कितने देते थे? डिपेंड करता है। मेंस का तो बहुत ज़्यादा दे नहीं पाता था, एक ही देता था मेंस में, पर डेली बेसिस पे हो पाए तो हो पाए। प्री आप दे सकते हो, प्री आप 2-3 दे सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो अपना 2-3 कर सकते हो। तो 1 घंटे का है तो 1 घंटे का आवर निकालना इज लाइक कि बैठे 1 घंटे का सेशन हो गया। मेंस 3 घंटे का होता है और वो बहुत ज़्यादा आपका यूज़ करता है माइंड को, तो आप 3 घंटे बैठे फिर आप तुरंत बैठ पाओ, वो आपके ऊपर है। अब एग्जाम टाइम हो सकता है मैंने कभी 2 भी दिए हों, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ आपका वही बोला नहीं, मैं 1 देता था, उससे उतना एनालाइज कर लेता था कि मुझे ये पता चल जाए कि अगले दिन मुझे क्या क्या चीज़ों को काम में लाना है। फिर आपको आजकल मॉक्स तो इतने अच्छे हो गए हैं कि वो आपको बताते हैं कि दूसरे बच्चों ने इसको एवरेज टाइम में क्या सॉल्व किया, आपने क्या सॉल्व किया। तो कई बार मैं कंपेयर करता था, कुछ ऐसे सब्जेक्ट तो एग्जाम मतलब क्वेश्चंस होते थे मैं बहुत फास्ट सॉल्व कर गया बाकियों से, पर मेरे मार्क्स कम है। क्यों? क्योंकि अगले क्वेश्चन में उन्होंने 2 मिनट लिया, मैं 5 मिनट लिया। तो ये सब चीज़ें मुझे बताती थी कि कहाँ है। इससे मुझे ये फायदा मिलता था कि सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का गैप पता चलता था। वही मॉक्स बहुत जरूरी है, मॉक्स बहुत जरूरी है। मॉक्स आपको अच्छी जगह, जैसे मैं ऑलीवुड फॉलो किया, अनअकैडमी, मतलब जहाँ भी मिल जाए, बट ऑलीवुड वाज द बेस्ट जो मुझे उस समय मिला, कि उसके क्वेश्चंस मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लगे कि ये लेवल और वो लेवल फर्क है बहुत ज़्यादा, मतलब एग्जाम पे बहुत ज़्यादा सेट हो रहा है। ठीक है, ये और वो मेरे को एग्जाम वाला मेंस और इसका वाला जो क्वेश्चंस है ना, लग रहा है कि जितना एक्यूरेसी हो जिसमें यहाँ उतना ही मुझे वहाँ भी क्रिएट हो जा रहा है। तो मुझे वो बहुत स्पीड बहुत बढ़ती है अगर मॉक्स दोगे तो। बिल्कुल वो चीज़ है। मॉक्स के लिए कि मॉक्स कीजिए। और एक और अच्छी चीज़ मैं मॉक्स में करता था, जैसे मेरी पढ़ाई छूट गई होती है बीच में, 10 दिन 5 दिन नहीं पढ़ा, तो मैं 10वें दिन के बाद जब 11वें दिन घुसता था तो मैं सबसे पहले मॉक देता था। इट वाज लाइक कि आई वांट टू नो माय कैपेबिलिटीज। फॉर इंस्टेंस कि मैं एग्जाम में बैठा बीच में गैप देने के बाद क्या कितना बैक साइड में आ चुका हूं, इट्स लाइक कि मेरा पोटेंशियल क्या है। मैं अगर नहीं पढ़ूं और अचानक से मुझे बोला जाए कल एग्जाम में बैठना है, तो मैं क्या करके उठूंगा। तो मुझे पता चला कि मुझे 30 आते हैं, मुझे 32 आते हैं। मैं बोला बिना पढ़े कॉमनली अगर मैं 32 पे हूँ तो मुझे आगे के 30 के लिए फाइट लेना है, मुझे 60 के लिए फाइट अप नहीं लेना, मुझे 32 के बाद काम करना है। तो इससे मुझे बेनिफिट क्या हो, मैं एग्जाम में पैनिक नहीं करता था। क्यों? मुझे ये मालूम था बहुत खराब करोगे तो क्या करोगे, 40 लाओगे। एक एग्जाम के लिए टेस्ट देना, एक खुद से टेस्ट देना, फर्क है। और वो बहुत अच्छा मैंने ये लोगों को बोला है, ये एकदम करनी चाहिए आपको अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए कि आप बिना पढ़े, जैसे बच्चों क्या होता है 4 दिन नहीं पढ़ाई हुई, शादी में चले गए, घर वालों के पास चले गए, होली आ गई, दिवाली आ गई, कुछ भी आ गई, कुछ भी आ सकता है, तबीयत खराब हो गया, 10 दिन तक बीमार थे, बेड से उठे, अब अचाब लग रहा है यार छूट गया, हम कैसे कवर करेंगे।
मॉक दो, बिल्कुल, बिना टेंशन लिए मॉक दो। जस्ट नो कि आप कितने मतलब आपका सिर्फ नंबर ही level कम क्या आएंगे है। ना, हाँ, क्या होगा? क्या होगा, आपको उस दिन पता चला कि आपको 30 आते हैं, तो आप तो बिना मतलब परेशान थे कि आपका 0 हो गया, आप 30 पे हो, आपको आगे के लिए काम करना है। तो मैं ऐसा करता था जस्ट हाँ, फॉर, कितना आपको याद है वो चीज़ें मैटर करती है। तो मैं इस तरह करता था, मतलब खुद को चैलेंज करते रहना है हर पॉइंट पे। सच में काफ़ी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज आपकी है और तो ये है। बच्चों को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा इस इंटरव्यू से। ठीक है, अब हम रीजनिंग पे आते हैं। एक मैं मॉक के बारे में और चीज़ बता बिल्कुल, दूं बिल्कुल। कि जैसे जब मैं मॉक देता था ना, तो कुछ ऐसे मॉक्स के चैनल हैं जहाँ स्कोर दिखाते हैं और परसेंटाइल दिखाता है। तो स्कोर तो ठीक है, स्कोर कई बार आपका ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, पर परसेंटाइल में फोकस करता था। माई इनिशियल टारगेट वॉज 90 परसेंटाइल कि 90 प्लस जाना है। और जब मैं पहले कम आता था, फिर धीरे धीरे 90 के ऊपर आने लगा, तो एग्ज़ाम से पहले मेरा टारगेट था 95 प्लस, क्योंकि यही मॉक सब दे रहे हैं। अगर मैं 90 परसेंटाइल के ऊपर हूँ तो यही भी एग्ज़ाम में भी बैठेगी। मुझे एक कॉन्फिडेंस रहता था कि मैं मतलब फाइट लेके आ रहा हूँ 95 प्लस। मेरे को एक फ्रेंड ने बोला था, वो एसएससी की तैयारी करता था, तो उसने मुझे ऐसे ही बोला था। उसका वो अपना रीज़न होगा कि भाई 90 आ रहा है तुमको। मैं बोला हाँ भाई 90 आ जाता है। 90 से क्या होगा, 95 लाओ। फिर कल से वही मैं बोला फोकस कि हो गया। ठीक है 95 लेंगे। मुझे एक बार गलती से कितना टाइम 99 लगा आया। 95 आने में? टाइम लगता है सर, टाइम लगता है। आप वो जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं ना, एक लाइन होती है, उस लाइन तक तो आप उड़ते उड़ते पहुंच जाओगे, उस लाइन के बाद आपको लगता है एफर्ट लगाना है। एफर्ट लगता है। सो केशव, हम बात करते हैं अब हम रीजनिंग के लिए। मेंस में रीजनिंग कितनी मैटर करती है आपको, उसके लिए स्ट्रेटजी बना के रखने के आप एग्जाम में जा रहे हैं? एक्चुअली मेंस के टाइम मुझे एक प्रॉब्लम हुई कि मेंस की रीजनिंग इज़ यूनिक। उसका कोई बहुत यूनिक मैं इसको एक टफ वे में लूँ या इजी वे में लूँ? टफ नहीं, टफ इजी की बात नहीं, यूनिक इन द सेंस कि उसके बहुत ज़्यादा वो नहीं है, रास्ते वो क्लियर नहीं है। टीचर्स भी आपको वैसे ही लेके चलते हैं, वो क्वेश्चंस लाते हैं, उसको आप सॉल्व करते हैं, उससे होता है। एक रास्ता नहीं बनाया कि आपको ये पढ़ लीजिएगा तो आपका मेंस का रीजनिंग हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका मुझे ये समझ में आया कि प्रैक्टिस करनी है। मुझे अच्छे क्वेश्चंस चाहिए जो कि अवेलेबल है। टेलीग्राम के लिंक्स ले लीजिए, आपका जो भी सोर्स है ले लीजिए, यूट्यूब पे उठा लीजिए, टीचर्स के फ्री वीडियोज़ में से उठा लीजिए। तो मेंस के क्वेश्चंस को खोजिए, मेंस के जो टफ क्वेश्चन उनको खोजिए, और ऐसे सोर्सेस खोजिए जिसका सॉल्यूशन मिल जाए। ओके। रैंडम किसी पीडीएफ को उठाया, बनाया, नहीं बना, उसके आंसर से नहीं मैच किया, उसका सॉल्यूशन मिल नहीं रहा, पता चला क्वेश्चन में कुछ कमी थी, हम फंस गए, मुझसे नहीं हो रहा। तो मैं ऐसे सोर्सेस खोजता जिसका सॉल्यूशन टीचर मुझे दे या बुक मुझे उसका सॉल्यूशन दे, पता हो कि मुझे, हाँ, मैंने अपने 1 घंटे दिए। वैसे मैं ऐसा भी करता था कि पजल नहीं बन रहा तो मैं देता था, अपना टाइमर चल रहा है, मैं दे रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर कुछ समय बाद जब हुआ तब रुका, तो 45 मिनट 1 घंटे तक दिए मैंने क्वेश्चंस में। तो मैं फिर उसका सॉल्यूशन देखने जाता था, क्योंकि नहीं देखूंगा तो फिर तो माइंड में रह जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो मेंस के लिए यही है, आप मेंस के क्वेश्चंस खोजिए और ऐसे क्वेश्चंस खोजिए जिसके सॉल्यूशंस आपको मिले, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको ये जानना कि आप जो गलती करे वो जेन्युइन थी कि कुछ और मिस्टेक्स चल रहे थे। तो ये प्रैक्टिस कीजिए, मेंस के रीजनिंग के लिए कोई पहले प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, रीजनिंग टफ आएगा, तो सिलेक्शन करना पड़ेगा। आप बनाते बनाते ये सीख जाएंगे कि किस टाइप का पजल आपसे बनता है, किस टाइप का आपसे नहीं बनता है। आपसे फ्लोर बेस्ड बनता है तो आप बनाएंगे, नहीं बनता है तो आप एग्जाम में मत हिट कीजिए। 35 क्वेश्चन है, 5 7 8 हम ये सोच के मत जाइए कि इजी आ सकता है। हाँ, नहीं, आपको मालूम है कि स्ट्रेंथ नहीं है तो छोड़ के आगे बढ़िए, दूसरे क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कीजिए। वीकनेसेस पे काम मत, वो आपको आ जाएगा करते करते, वो करना भी चाहिए। ओके, क्वांट की बात करें हम, क्वांट में अरिथमेटिक, डीआई वगैरह आपको टफ लगे थे? एक्चुअली मेंस में होते हैं, देयर आर अ मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन और लगने में मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर चुके थे, तो आपको कैसा रहा था? लाइक फॉर एग्जांपल, अब एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मैं आईबीपीएस का मेंस देने जा रहा हूँ और मैं स्कूटी से जाता था, तो इत्तेफाक से सुबह ठंड का दिन था, तो मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ सेंटर से 50 मीटर पहले। तो मैं गिरा, मैंने हाथ में चोट लगी, पैर हाथ चोट लगा, तो उस समय थोड़ा सा ब्लड आ रहा था। अब मेरे को बगल वालों ने उठाया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे बोला कि आप बैठ जाओ, थोड़ा मतलब पट्टी वट्टी जो भी हल्का सा है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं था, पर मेरे माइंड में था मेंस आईपीएस पीओ का है, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैं वहाँ पहुँचा, मैंने किसी तरह वहाँ पे अपना कंप्यूटर के सामने बैठा, फिर मैंने सबसे पहले पेन उठा के देखा कि हाथ सही से वर्किंग मोड में है कि नहीं, तो फिर मैं काम किया। तो उस दिन थोड़ा सा इसकी वजह से मेरा माइंडसेट डामाडोल था, क्वेश्चंस अच्छे और बुरे लेवल के आए थे, मैं बनाया। तो उस दिन मुझे क्या दिखा कि जो इजी क्वेश्चंस थे मैं उसको बनाया, 1-2 बने, फिर मैं कुछ टफ वजह में गुस्सा में फंस गया, टाइम वेस्ट किया। अगली बार जब मैं लास्ट में कम समय बचा, मैं आगे बार देखा इजी क्वेश्चंस थे। तो ये तो एक तो ये हुआ, फिर भी मेरा एग्ज़ाम निकला, क्योंकि प्रैक्टिस जो आपने बोला ना कि आपने इतना मेहनत किया था, तो कहीं ना कहीं उस मेहनत ने मुझे वहाँ बचा लिया। तो मुझे उस एग्ज़ाम से ये सीख मिली कि आप मेहनत करो, कोशिश करो, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी हुई, आपकी स्ट्रेटजी में दम हुआ ना, तो आप संभाल लोगे। फिर बाकी रीजनिंग में, चाहे जो डीआई पे जो अपने थे, और डीआई में अपना ये है कि डीआई में जो टफ क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक के जो मैंने बताया ना, 2 अर्थमेटिक के थ्योरीज को मिला के एक डीआई का क्वेश्चन बनेगा, आपको ब्रेक करना है।
आपको अपने प्रैक्टिस को ऐसा करना, और प्रैक्टिस से ही आएगा सर। DI देखा, थोड़ा सा आपको आदत है DI को उस तरह लेवल के सॉल्व करने की, तो आप एग्जाम में भी कर पाओगे। बिल्कुल प्रेशर हैंडल करनी वो कर पाओगे, और टफ क्वेश्चन तो देंगे ही, उनका काम है। इजी आपको होगा क्या तो लगता हर है कोई कर आपको लेगा। मेंस के एग्जाम को टफ करने का लॉजिक क्या हो सकता है? क्वांट्स टफ कर सकते हैं, रीजनिंग टफ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। और लोगों के दिमाग में ऑलरेडी बैठा होता है कि अरे क्वांट तो टफ ही होता है, अब बिना ट्राई किए पहले से हो सकता है क्वांट कोई ना, सब बोलते बोलते आए हैं। और मैं तो ये बोलता हूँ अच्छा है। आपको ऐसा लगता है क्वांट्स टफ, तो क्या दिक्कत है? इंजीनियरिंग वालों को दिक्कत होगी। आप तो पहले भी एवरेज स्टूडेंट थे, तो आपको ऐसा लगता है, तो आप क्यों, आपको क्या लगता है वो जो एग्जाम पहले भी टफ था, आज भी टफ है। जो आपके एग्जामिनर जो एग्जाम सेट कर रहे हैं, जो पेपर बना रहे हैं, उनको मालूम है उनको कैसे बच्चे चाहिए, करेक्ट। तो वो उस लेवल पे क्वेश्चन सेट करते हैं। घबराना नहीं है, टफ तो कुछ भी हो सकता है। प्रैक्टिस करना है अपने एंड पे, आपको अपना काम करना है उसमें। सिलेक्शन कीजिए, मैं बोला 10 और 11 नंबर के साथ सिलेक्शन उठाया मैंने, वो भी मार्जिन के साथ। ओके 11 इन क्वांट्स एंड 12 इन रीजनिंग। मेंस की बात कर रहा मैं। तो इट इज़ कि आपको करना है, और ऐसा नहीं कि मैंने 11-12 की तैयारी की थी, मैंने तैयारी की थी 30 की। मैंने तैयारी की थी कि 20-25 तो आराम से खींचेंगे, और उसी एग्जाम में जिसमें मेरे को क्वांट्स में 11 आए हैं, मेरे दोस्त को 27 आए हैं। सेम पेपर, सेम मेंस। आपने किसी और में कवर कर लिया, वही पॉइंट है। तो वही चीज़ है कि आपको बस अपना देखना है। और एक्चुअली उसका फिर हुआ नहीं था पीओ मेंस, उसको 27 है क्वांट्स पर, उसका हुआ नहीं था क्योंकि उसका करंट अफेयर्स वाला पार्ट रह गया था थोड़ा, तो इसके लिए। तो इट शोज कि मत डरिए। और आज तक उसने कभी मुझे बीट नहीं किया था क्वांट्स में। जब उसके 27 मेरे 11 है, तो मुझे ऐसे देख रहा है, भाई ये क्या हुआ? मतलब हो जाता है, ठीक है। बस वही है कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और एक टॉपिक के पीछे नहीं भागा, मैंने देखा किया। बैंकिंग अवेयरनेस का मुझे बहुत यूज़ मिला, करंट अफेयर्स में काम आया, आगे भी आया, जैसे अभी आप आएंगे आगे इंटरव्यू ये सब। बिल्कुल आइए। तो केशव, जब एग्जाम आपके सामने क्वेश्चन था कि हाँ ये है मेरा क्वेश्चन से है, तो आपने सारे क्वेश्चन एक बार गो थ्रू किए, या जो पहले क्वेश्चन दिखा मैंने वो स्टार्ट कर दिया करना? तो एक्चुअली क्या है कि आपको एक आइडिया लग जाता है। जैसे प्री में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है कि आप छोड़ के चल सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि क्वांट्स में स्ट्रेटजी आपकी कि पहले सिंप्लीफिकेशन और एवरेज वाले क्वेश्चंस देख लूंगा, इजी होते हैं ऐसा। तो आप अपने वैसे एक स्ट्रेटजी प्री में बना लेंगे। प्री की स्ट्रेटजी तो कॉमन होनी चाहिए क्योंकि मार्क्स लाने होते हैं उसमें, वो करना होता है। मेंस के लिए मैं आपको बोलूँगा कि जैसे सेक्शन शुरू हो तो मैं देखता था कि क्वेश्चंस पढ़ा, अगर क्वेश्चन इजी मतलब एकदम साफ लग रहा है कि ये तो बहुत सिंपल सा है, इसको अपने कर लेंगे, तो उसमें घुसता था, उसको सॉल्व करता था। कई बार फंसता था 5 मिनट, लेकिन ये फिर मैं आगे बढ़ता था। मैं क्वेश्चंस पढ़ने में विश्वास रखता हूँ कि आपके पास जो 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हैं, उस पर आप चाहे जो भी आपके मेंस में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आप उसमें सब पढ़िए, सब एक बार पढ़ने सीधे क्वेश्चंस में घुसिए नहीं, क्योंकि मैं घुस के देखा एक बार। स्टार्टिंग वाले पजल में मुझे 15 मिनट लग गए, बना नहीं, फिर मैं गया आगे और वहाँ कॉन्फिडेंस लूज हुआ कि वो नहीं बना। और नेगेटिव मार्किंग तो है ही। तो मैं बोलता हूँ कि पहले आप सिलेक्शन कर लीजिए, आप अपने हिसाब से एक बार घूम लीजिए। क्या दिक्कत है? आपके पास 1 घंटा अगर है, रीजनिंग जैसे पे 50 मिनट या 60 मिनट ऐसे रहते हैं, क्या दिक्कत है 5 मिनट देने में? सही बात। पजल्स का आइडिया लेने में किस टाइप के पजल्स हैं, और आपके पास इजी पजल्स होंगे। जैसे इसको 27 थे, उसने यही किया था। मैं उस दिन प्रेशर में था क्योंकि मेरे साथ कुछ हुआ था। तो ये मैं इसलिए बताया कुछ होने वाला कि ये प्रॉब्लम्स पार्ट है, मेरे साथ भी हुआ। तो उसने इजी क्वेश्चन पकड़ लिए थे क्वांट्स के, उसने 27 हिट कर दिया, और मैं बढ़िया वाला क्वेश्चन बना रहा था जो बना ही नहीं। तो रीजनिंग में मैं यही करता हूँ, किसी भी टॉपिक में यही करता हूँ, इजी क्वेश्चंस को खोज लेना है। जरूरी बात है क्या? वही बात है ना कि एग्जामिनर आपको ये थोड़ी ना बोलेगा कि आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करके आए, वो तो बोलेगा आपको इतने नंबर आए, मैटर नहीं करता, आपने नहीं किया तो नहीं किए, और आपको इतना ही अगर है कि नहीं आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियन है तो कुछ और कर लीजिए। तो आप अपने मैथ्स को, हॉबी को फॉलो कर लीजिए। आपका पॉइंट है कि आपको सक्सेस चाहिए, आपको एग्जाम्स में नंबर्स चाहिए, वो कीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं जीडी और जीई पे। आपका जीडी कैसा गया और ग्रुप एक्सरसाइज कैसी रही थी? और उसके कुछ तैयारी की थी आपने कि बाहर दोस्तों के साथ बैठ के कुछ बातें करना, या? हाँ, इंटरव्यू के लिए मैं बोलूँगा, जैसे पहला इंटरव्यू मैंने खुद से किया, और जो IDB आएगा था वो बहुत पहले हो गया था, अगस्त के आसपास हो गया था समथिंग। तो उसमें मुझे 43 आए, तो थोड़ा मोरल डाउन हुआ। मैं बोला इसमें ऐसे आया तब तो गया, अभी तो मेन बाकी हैं। तो फिर मैंने फिजिकली एक कोचिंग खोजा, मैंने उसमें गया, मैंने उसमें इंटरव्यू के क्लासेस लिए। तो स्टार्टिंग मेरा RRB PO के लिए हुआ, तो वहाँ जाके मैंने डू एंड डोंट सीखे कि इंटरव्यू में क्या नहीं करना के लिए या ग्रुप डिस्कशन के लिए? ग्रुप डिस्कशन सिर्फ SBI में होता है, तो दैट वाज द लास्ट पार्ट। मैं इंटरव्यू के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे तो RRB भी थे, IBPS भी थे, मुझे उसके लिए करना था। तो IBPS के लिए मैंने जब इंटरव्यू के लिए चाहे जो भी गया, तो मैंने उनसे सीखा कि डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि इंटरव्यू में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपका स्कोर 0 से शुरू होता ही नहीं। 100 नंबर के इंटरव्यू में आप 50 नंबर से शुरू करते हो। जब आप उस रूम में इंटर करते हो ना, तो आपके पास 50 नंबर होते हैं। आप साइलेंटली वहाँ से आ गए बिना कुछ पोलाइटली नो बोलते हुए, तो 50 नंबर लेके उठेंगे। आपने कुछ कमियाँ दी, सही से ड्रेसिंग सेंस नहीं रखा, सही से आपने पोलाइटनेस का बिहेव नहीं किया, आप घुसे हो जाके बैठ गए,
ग्रीट नहीं किया, तो ये सब चीज़ों से आपके नंबर्स कर, तो मैं ये सीखा, ये मुझे सिखाया वही जो मेरे टीचर्स मुझे मिले फिजिकल, उन्होंने मुझे बताया। फिर उन्होंने बताया कि क्वेश्चन कैसे करना है, पढ़ाई आपकी काम आती है, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, ये मुझे कॉन्फिडेंस दिया, काम आया, बैंकिंग अवेयरनेस यहाँ काम आया, सबसे ज़्यादा यहाँ काम आया। एक्चुअली मुझसे पूछा नहीं गया कभी, मैं जितने 3 इंटरव्यूज़ दिए ना, मुझसे कोई बैंकिंग के ऐसे टर्म्स नहीं पूछे गए जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा माथा लगाना हो। व्हाट इज़ बैंक पूछा गया, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है पूछा गया, तो ये सब तो आप ऐसे भी जानते हैं, आपने वैसे भी जनरली न्यूज़ में सुना पढ़ा है। लेकिन मेरा बैंकिंग अवेयरनेस होने से वो कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर कि मतलब आप पूछो बैंकिंग से, मैं तैयार करके आया हूँ कि मैं आपको काम भर जवाब दूँ। तो ऐसा कोई एक इंसिडेंट आप बता सकते हैं किसी भी इंटरव्यू का, कुछ अलग कुछ हुआ हुआ है? मेरे सारे इंटरव्यूज थोड़े ऐसे एडवेंचरस गए थे, लाइक एक इंसिडेंट आप बताइए। अब मैं बताता हूँ, जैसे IBPS के इंटरव्यू में उन्होंने मेरे नाम से पूछा, मतलब पूछा केशव कृषि जी से रिलेटेड, तो हम लोग महाभारत की कहानियों में चले गए। उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा कि आपको पता है कि एक पात्र था भीम, हम बोले हाँ सर, उसकी एक वाइफ और बच्चे थे जंगल में, उनका नाम बताओ। तो मैं बोला कि ठीक है, मुझे घटोत्कच याद था, मैं बोला वाइफ का नाम नहीं याद आ रहा। उन्होंने बोला हिडिम्ब करके कुछ था, बोले हाँ सर हिडिम्बा था। ये सब तो इंटरव्यू कहानी, अब वो आपके साथ इंटरेक्ट करने बैठे हैं। एक अच्छी चीज़ ये थी कि मेरे RRB-PO के पैनल में जो हेड थे और IBPS-PO के पैनल में जो सेंट्रल हेड थे वो सेम थे। उन्होंने मुझे RRB-PO नहीं पहचाना कि नहीं पहचाने वाला, मैं तो पहचान रहा हूँ, उनके सामने तो बहुत बच्चे आते हैं, पर उन्होंने RRB-PO में मुझे बहुत ग्राइंड किया था। घुसते के साथ पहले क्वेश्चन में मेरी वाट लगा दी थी। अब मैं बोला कि अब देखते हैं क्या होगा। फिर मैंने खुद को संभाल के आंसर किया, 83 मार्क्स आए थे उसमें। IBPS में इस बार उन्होंने मुझे उतना ग्राइंड नहीं किया था, बेसिक चीज़ें पूछी। इंटरव्यू इज लाइक ठीक है, आप अपना बेसिक रेडी कर लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिले जो बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं किए, खुद से किए, हो गया। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, वो आपको जानना चाहते हैं। नॉलेज तो काम भर उनको पता है कि आपके पास है, मेंस निकाल के। और लैंग्वेज बैरियर है कुछ नहीं, अब हिंदी इंग्लिश मैंने RRB हिंदी में पूरा दिया, IBPS पूरा हिंदी में दिया, मैंने इंग्लिश ऑप्ट ही नहीं किया। कभी कभी किसी ने इंग्लिश में पूछ दिया सवाल और मुझे ऐसा लगा कि इंग्लिश में पूछा तो मैं इंग्लिश में जवाब दिया। SBI में मैंने थोड़ा कोशिश किया कि इट्स अ डिफरेंट थिंग, तो करते हैं, लेकिन बाइलैंग्वेल था, GD बाइलैंग्वेल था, क्योंकि मेरे साथ जो कलीग्स बैठे थे उसमें से किसी ने बोला कि सर मैं हिंदी में, तो बोले कि आप लोग को दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो किया हमने, वैसे हुआ। GD वाज नाइस, मतलब बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुई हमारे बीच में, बट आई ट्राइड टू मैनेज करना का, हुआ। GD में मेरे को अच्छे मिले। SBI के इंटरव्यू में ऐसा था कि सब कुछ ठीक था, मैंने सब बोला, लास्ट के क्वेश्चन पे मैंने आधा एग्जाम्पल मतलब डेफिनेशन सही दिया, एग्जाम्पल में मैंने गलती बोल दी। अब मैं गलत बोल दिया, मुझे फील हो गया, लेकिन अब बोल दिया तो बोल दिया, मैं बस हंस के वहाँ साइलेंट हो गया। उसके बाद नहीं बोला कि अब यहाँ तक निकल गया, फिर रुकते हैं। फिर उन्हें कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, बोला ठीक है केशव, तो वहाँ थोड़े कम नंबर दिए, बट मेरा पहला वाला लॉजिक काम आ गया। मेंस में इतना कर चुका हूँ मैं, जैसे मेंस में मेरे SBI में 78 कटअप था, मेरा 100 के आसपास मार्क्स था। फाइन हो कि मुझे एवरेज करना है, मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। और अगर वही SBI की हम GD की आपने बताया, अगर GE की बात करें, ग्रुप एक्सरसाइज में कुछ हुआ था ऐसा कुछ? ग्रुप एक्सरसाइज लाइक कि वो आपको एक टॉपिक देते हैं करंट अफेयर किसी से रिलेटेड, उसके नीचे 5-10 पॉइंट्स लिख देते हैं, उसको अरेंज करना है। पहले आप खुद से अरेंज कर लीजिए अपने हिसाब से, फिर आपके पूरे ग्रुप को कन्विंस एक कॉमन अरेंजमेंट रेडी करना है। तो उसमें ऐसा हुआ कि पहले हम लोगों ने सबने लिख दिया, हमारी ग्रुप तो ऐसी बैठी थी कि आज तो बस आज वो मतलब लोकसभा का वो काउंसिल वाला मीटिंग चल रहा है, उसमें हम बैठे हैं, चेयरमैन का सुनना नहीं है, अपनी अपनी बातें करनी है, वो चल रहा है। तो वहाँ फाइटिंग हुई, तो शुरू के 1-2 पॉइंट्स तक तो हम लोग लड़े, क्योंकि हमारा GD शुरू में कंक्लूड नहीं हुआ था, तो मुझे दिख गया कि उसमें तो मार्क्स आने नहीं है, इसमें कुछ करना पड़ेगा। शुरू के 2-3 पॉइंट्स तक हम लड़े, पर लास्ट का जब 5 मिनट बचा और मैंने देखा कि यार 8 में से 2 ही हुए हैं, 6 तो हो नहीं रहे, तो मैंने बोला कि अब नहीं लड़ रहा मैं बोला किसको क्या पॉइंट अच्छा लगता है बताओ। तो मैंने तीसरा वैसे किया, चौथा किया, फिर मुझे वो पैनल वाले बोले अरे नहीं आप लोग और डिस्कशन कर लीजिए। मैंने नहीं सर, डिस्कशन तो हमने कर लिया है, सही है। फिर मैंने लास्ट तक पूरा पूछ के मैं बोला अब लिख दो। मैंने वहाँ एक पॉइंट बोल दी कि 5 मिनट बचा है, वो कंक्लूड नहीं हुआ, इसको कंक्लूड करते हैं, लेट्स इट करते हैं। एक लड़का जो बहुत लड़ रहा था, मैंने उसको ये भी बोला कि भाई इट्स नॉट अबाउट योर राइट और माई राइट, इट्स अबाउट कि वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन ओनली। तो बस फिर वहाँ हमने कंक्लूड किया। मुझे 20 में 19 दिया उन्होंने, बाकी को कितना मिला नहीं मालूम। GD और GE का मुझे वो एक एक्सपीरियंस था। ठीक है यार, आपकी जर्नी बहुत अच्छी लगी मुझे और सुन के, और डेफिनेटली जो भी एस्पिरेंट्स है वो बहुत मोटिवेट होंगे। अब हम आते हैं सीधा फाइनल डे पे। जब रिजल्ट आया, आपके अकॉर्डिंग कौन से वाले एग्जाम, एक तो आपने इतने एग्जाम क्लियर किए, मैं ये नहीं पूछूंगा कि इसका बताओ, जो भी आपके अकॉर्डिंग है कि इस दिन मुझे सबसे अच्छा लगा था रिजल्ट देखने में, वो दिन बताइए। मैं 2 बता सकता हूँ? 2 बताइए। जैसे सबसे पहला रिजल्ट कोई था मेरा PO लेवल पे, तो वो 1 जनवरी को मुझे मिला RRB PO के रूप में। मेरे को पता नहीं था क्या होगा, नर्वस वाला दिन था, मैं कहीं गया ही नहीं था, मैं घर में बैठा था। फिर दोस्त लोग चाय के लिए बुलाया, मैं देखा उस दिन मुझे मिल गया कि RRB PO। मुझे अकेले बैठे थे, खुद देखा है कि रोड पे सुबह चाय पीने गया था दोस्त लोग के साथ, मैं और मेरे 3 दोस्त थे। मैंने उस रिजल्ट को देखा, उसके लैंग्वेज को पढ़ा, और मुझे इंग्लिश समझ नहीं आ रही है,
मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने टीचर को भेजा। मैं बोला सर देख के बताओ तो ये क्या मतलब सिलेक्शन हो गया कि कुछ बाकी है? तो उन्होंने मेरे को बोला हो गया। तब मुझे विश्वास हुआ, तो मैंने बताया। वो पहला एग्ज़ाम का रिजल्ट था 1 जनवरी, क्योंकि उस समय मेंस हुआ नहीं है आरबीआई का, सॉरी एसबीआई का, आईबीपीएस का पता नहीं है। तो वो रिजल्ट मेरे लिए तोहफा मिल गया आपको। वो मुझे ऐसा लगा कि अब मेहनत कहीं तो पहुंचा दी है, बिल्कुल चाहे सही जो बात हो, एक पीओ तो हम बन गए। उसके बाद फिर मुझे आईबीपीएस तो ठीक है, फिर एसबीआई इतना करने के बाद भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि एसबीआई फोड़ के आया हूँ मैं, लाइक कि देखते हैं क्या होता है। क्योंकि एसबीआई का इंटरव्यू ऐसा था कि सुबह 11 बजे गया था मैं, और मेरा 7 बजे शाम में इंटरव्यू हुआ था। करेक्ट। मैं 11 से 7 तक वहाँ बैठ के अपने आप को कर रहा था। तो फिर एसबीआई वाला मैं ऑफिस में था, रिजल्ट आया, मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया, मैं बोला नहीं देखूंगा, डर लग रहा है। उस दिन मेरे जो हार्ट बीट थी, मुझे फील हो रही थी कि यहाँ धड़क रहा है कुछ आज अच्छे से, क्योंकि तो हो गया। फिर मैंने उस पीडीएफ में अपना वो डाला, सर्च किया, तो एक येलो लाइन फ्लैश की ना, बस वो की था, वो सेकंड पेज में फ्लैश की, बस वहाँ तो हिट हो गया कि भाई। सबसे पहले किसको बताया? पहले तो 2-3 बार चेक किया, अच्छा। जस्ट फॉर बी श्योर, के बाद 1-2 लोगों से चेक करवाया, मेरे कलीग से। सबसे पहले मैंने मॉम को फ़ोन किया, मैं बोला, उनको कॉन्फिडेंस रहता है ना घर वालों को कि सब हो रहा है तो ये भी हो जाएगा। मैं बोला कि बस हो गया, मैं बस इतना ही बोला, वो समझ गई कि हो गया। तो मैंने उनको बताया, मैं ऑफिस में था और बस मैं पागल की तरह वहाँ पे ऑफिस में हंगामा कर रहा था। मैं अपने ऑफिस में था उस समय, एग्जाम्स हो गए थे, तो आई वाज लाइक कि ठीक है, कुछ लोड था तो मैं सेट ऑफ कर रहा था, और मैं वो हंगामा कर रहा था। दे वर लाइक हो गया बोले, बस वो अच्छा था। गुड यार, गुड केशव, बहुत अच्छे से आपने बताया। अब आते हैं हम फाइनल चीज़ पे। अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है? एक्चुअली मुझे कोलकाता सर्किल मिला है, मैं कृष्णा नगर एक जगह है मायापुरी के पास, वेस्ट बंगाल, मेरी वहाँ पोस्टिंग है। ठीक है, कोई इंसिडेंट पोस्टिंग का आप बता सकते हैं कि, क्योंकि फील्ड पे एक अलग ही लाइफ होती है। मैं ये बताऊंगा, फर्स्ट ब्रांच था बैंक के अंदर, पहली बार बैंक को अंदर से जाना था, ये सब था, मैं वहाँ काम कर रहा था। मैंने एक कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विस दी थी, मतलब उसका ही हेल्प किया था मैंने, उसका कुछ चल रहा था। उसने मुझे सामने से पूछा था कि सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बोले सर आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं, मतलब आप खुश हैं, आप सेटिस्फाइड, आपको कुछ चाहिए, कोई प्रोडक्ट चाहिए तो मुझसे पूछ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। नहीं सर, मतलब आपके लिए कोई रेटिंग दे सकता हूँ, कहीं आपके लिए कुछ कमेंट लिख सकता हूँ। मतलब इट वाज लाइक कि फर्स्ट टाइम मैं बोला, कस्टमर ने मुझे ऐसा सामने से बोला, नहीं सर आप सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, आपको कभी कुछ और चाहिए होगा तो मुझे याद कर लीजिएगा, आप यही कर सकते हैं हमारे लिए। मैंने ये तो वो एक अच्छी फीलिंग थी कि कस्टमर का एक वो फीडबैक अच्छा लगता है ना, आप काम किए तो आपको फीडबैक मिला, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था वो वाला मेरा। बाकी ओवरऑल बैंक में अंदर अच्छा चल रहा है फिलहाल। अच्छे लोग मिले, अच्छे दोस्त मिले, बहुत सारे दोस्त बन गए, बहुत सारे सीनियर्स कलीग्स, तो इट्स अ हैप्पी ना, मतलब बहुत अच्छा सिचुएशन चल रहा है। केशव, मैं विश करूंगा आपको कि हाँ यार, कि और भी अच्छे से करते रहो, और कस्टमर्स की अच्छी अच्छी विशेष आपके साथ रहें। थैंक यू सर। सारी सीरियस बातें हो चुकी है, हम अब एक चलेंगे फन सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है रैपिड फायर। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और जल्दी जल्दी आपको आंसर देने उनके, ठीक है? ट्राई। रेडी फॉर इट? या। केशव, अगर आपको मौका मिले आपको नाम चेंज करने का अपना, क्या आप चेंज करना चाहेंगे? अगर करना चाहेंगे तो क्या नाम चेंज करना चाहेंगे? केशव मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे चेंज नहीं करना चाहता, बट हाँ अगर मुझे ऐसा मिला तो मुझे के लेटर पसंद है, तो मैं कार्तिक के साथ जाना चाहूँगा। नाइस, ओके। कार्तिक आर्यन या जस्ट कार्तिक? ना कार्तिक, इट्स लाइक आई टाइटल पोद्दार भी चलेगा। ठीक है, अगर आपको मौका मिले किसी देश में घूमने का, अभी कहाँ जाना चाहोगे? बहुत पहले से एक लाइन थी मेरे माइंड में कि लंदन जाना है। वाई? ऐसे ही इट वाज लाइक कि मैंने कोई मूवी देखी हो या कुछ, इट्स वाज लाइक कि नहीं ठीक है, ऐसे कभी घर वालों को बोल दिया तो किसी सिस्टर से बात चल गई कि लंदन घुमाओगे, मैं बोला घुमाएंगे, लंदन जाना है। Okay. लंदन जाना है। ये क्वेश्चन मैं जानबूझ के आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपकी कोई चीज़ है जो टूट गई तो उसको आप फिक्स करने पे बिलीव करेंगे या रिप्लेस करने में? एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल और सेंसिटिव हूँ। जब कोई चीज़ मेरे पास रहती है तो वो लाइफ के पार्ट हो जाती है। वो टूट गई तो मैं कोशिश करूँगा बनाने की, नहीं बनी तो भी वो मेरे पास ही रहेगी। तो मुझे मतलब रखना, संभाल के रखना पसंद है। जो यूज़ किया वो अपने पास ही। इसीलिए मैंने पूछा कि मैं ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगा। मैं 30 सेकंड की आपको पूरे दुनिया के टेंशन मिले, उनसे क्या कहना चाहोगे आप? मैं उसे 30 सेकंड की दुनिया के टेंशन, पूरी दुनिया की, मैं अपने लाइफ का एक छोटा सा मतलब खुद जो सीखा है वो बताऊंगा कि लाइफ इज़ नॉट फेयर, लाइफ इज़ टफ, किसी के हैप्पी नहीं है, आपको दूर से दिखेगी। ये एक जर्नी है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, फाइट लीजिए, डिप्रेशन भी आएगा, अच्छे पल भी आएंगे, सब आएंगे, बट फाइट लीजिए, डोंट गिव अप, कीप फाइटिंग। आप मूवीज़ बहुत देखते हैं, तो ऐसी कौन सी मूवी है जो सबने देख रखी है लेकिन आपने अभी तक नहीं देखी? कोई होगी सर बॉलीवुड की? कोई तो बताओ। मतलब क्या बोलोगे यार, ये तो मैं अच्छा, अभी एक हनुमान करके अभी आई थी ना, हनुमान समथिंग, वो मैंने नहीं देखी अभी। ठीक है, ज़रूर देखना, इट्स अ नाइस मूवी। ठीक है, आपके पास एक सुपर पावर दी जाए आपको,
तो वो सुपर पावर क्या होगी और क्या करना चाहेंगे आप उस सुपर पावर से? सुपर पावर इज़ अ टफ थिंग। लाइक मुझे लोगों का हेल्प करना पसंद है और उनको जहाँ तक वो खुश करना पसंद है। सबको कर नहीं सकते, तो सुपर पावर मिले तो मैं बोलूँगा ऐसी दो कि सबको कर पाए, सबका हेल्प हो पाए और सबको खुश रखने की कोशिश जो कर सकते कर पाए। केशव यार, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने आंसर्स इतने प्यारे दिए हैं, तो हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू। सो केशव, हमारी एक प्रथा है टैग अ टॉपर। जैसे आपने अपनी जर्नी शेयर की यहाँ पे, हम चाहते हैं आपकी तरह आपके कोई फ्रेंड या आपके कलीग जो भी आपको लगता है कि उनकी जर्नी लोगों को इंस्पायर कर सकती है, आप उनको टैग कर सकते हैं और हम उनको ज़रूर यहाँ बुलाएंगे। या मेरे दिमाग में से दो नाम हैं और इन दोनों लोगों से मैंने काइंड ऑफ कुछ अपनी जर्नी के टाइम पे ही मिला हूँ। कोई बहुत पुराने दोस्त नहीं है मेरे। एक से मैं इंटरव्यू के टाइम मिला था जिसका नाम तपेश है, वो पटना में ही अभी SBI में सेलेक्टेड है और उससे मैं चाहूँगा कि आप उसको बुलाएं क्योंकि उसके पास भी एक अच्छी स्टोरी होगी आपको बताने के लिए। सेकंड एक है मेरी फ्रेंड जो अभी कोलकाता सर्कल में मिला, रुमाना शेख। उसके पास भी अपनी एक स्टोरी है, वो भी मेरी तरह ही फ्रेंडली और वो है, तो उसकी स्टोरी भी लोगों को जाननी चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप उनको ही बुलाएं अगर आप बुलाते हैं। बिल्कुल। सो तपिश एंड रुमाना, हमारी टीम आपको जल्दी से जल्दी रीच आउट करेगी और हम चाहते हैं आप भी अपनी जर्नी हमारे साथ यहाँ पे शेयर करें। जाते जाते एक मैसेज जो हमारे सारे एस्पिरेंट्स को मोटिवेट कर सके। मैं ये बोलूँगा कि एग्ज़ाम टफ नहीं है, थोड़ी सी भीड़ है, एक कंपटीशन है उस जगह। आप अपने आप को सही चैनल पे ले आओगे, सही स्ट्रैटेजीज फॉलो करोगे, अपना एक माइंडसेट रेडी करके, रूटीन एक रेडी करके लगोगे ना, कर लोगे। बहुत ज़्यादा नंबर नहीं लाना, 30-40% नंबर तो बचपन से लाते आए हम लोग पास करने के लिए, LKG से लेके ग्रेजुएशन तक, उतना तो सभी ने लाया है। यहाँ भी वही करना है, बस थोड़ा सा प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी पे काम करनी है। वेरी गुड, बहुत प्यार से आपने मैसेज बताया कि क्या क्या करना चाहिए लोगों को। केशव, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी उतना अच्छा लगा होगा। मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये थे केशव और इनके जो उतार चढ़ाव थे उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत मोटिवेट किया होगा। ऐसी और भी अच्छी स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। लेट्स क्रैक इट।